जी की बात है, एक लड़के का नाम था मोहन। मोहन सोहन के पीछे भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? क्योंकि मोहन को लग रहा था कि जो चोरी है वो सोहन ने की है। तो जब मुझे पता चला कि हाँ भाई जो चोरी है वो सोहन ने ही की है, तो मैंने मोहन से कहा कि पकड़ो मत जाने दो, यानी कि उसे पकड़ो मत जाने दो। तो मेरे बोलने का भाव देखो दोस्तों, मैंने उसे कहा कि पकड़ो मत जाने दो, यानी कि मोहन से कह रही हूँ कि उसे पकड़ो मत जाने दो। लेकिन फिर मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि सोहन ने तो चोरी की नहीं है, चोरी तो और किसी ने की है। तो मैंने मोहन से कहा कि पकड़ो मत जाने दो। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, आपने एक बात पे ध्यान दिया हो, पकड़ो मत जाने दो, यानी कि बोलने की बात है। तो जो चार जो शब्द थे ना, ये सेम के सेम थे, पकड़ो मत जाने दो। लेकिन मेरे रुकने से, मेरे ठहरने से बात का भाव पता चल रहा था कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जब मैं पकड़ो के बाद रुकी, यानी कि पकड़ो मत जाने दो, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। जब मैं ऐसे रुकी कि पकड़ो मत जाने दो, तो पकड़ो मत के बाद रुकी, तो इससे बात समझ में आ गई। यानी कि जब बोलने की बात आती है तो हम थोड़ा सा रुक के, थोड़ा तेज चल के ऐसे अपने भावों को दूसरों को बता सकते हैं। लेकिन ये मेरा रुकना लिखाई में नहीं दिखता। मान दोस्तों पकड़ो मत जाने दो, ये मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। अब यहाँ पे पकड़ो के बाद रुकी हूँ, ये रुकना यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे दिखाने के लिए हमें पंक्चुएशन की जरूरत पड़ी और इसलिए हम पंक्चुएशन को लाए। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, ये वाला जिसे हम कोमा कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर कहीं पर ये लग गया तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे इतना बोल के रुकना है। जैसे कि मैंने पकड़ो के बाद में रुकी, पकड़ो मत जाने दो, और यहाँ पे भी यहाँ कोमा लगाया, यानी कि मुझे ये एक साथ बोलना है, फिर रुकना है, पकड़ो मत जाने दो, ठीक है। तो इस सिंबल से हमारी बात पता चल रही है। हालांकि हमारे चार शब्द ऐसे ही थे ना, सेम के सेम, लेकिन इन सिंबल ने बताया कि हम बात क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो हम नहीं लगाते तो बात कितनी कंफ्यूज, कितनी मतलब उलझ जाती बात, क्योंकि यहाँ पे बात पकड़ने की हो रही है और पकड़ो मत में बात ना पकड़ने की हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमें विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन की जरूरत पड़ी ताकि हम अपनी बातों को दूसरों को समझा पाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमें पंक्चुएशन की कितनी जरूरत होती है। तो आपने देख ही लिया होगा कि बिना पंक्चुएशन तो इंग्लिश ग्रामर कुछ भी नहीं है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के भावों को दूसरों को समझाने के लिए हमें पंक्चुएशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दीदी हम आज यहाँ पे केवल पंक्चुएशन सीखने वाले हैं? नहीं दोस्तों, आज यहाँ पे हम पंक्चुएशन और टेंसेस दोनों सीखने वाले हैं। ये दोस्तों हमारी 5 सीरीज की वीडियो है, जिसके हम क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर किन्हीं भी 2 टॉपिक उठा के लाते हैं और उन दोनों को आपस में एक साथ पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले पंक्चुएशन और टेंसेस दोनों एक साथ। पहले शुरुआत करेंगे पंक्चुएशन से। उससे पहले है दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडेंट इंडिया चैनल पर। ये तो हमें अंदाजा हो ही गया कि हाँ पंक्चुएशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस टॉपिक इज वेरी क्रूशियल फॉर अस, यानी क्रूशियल का मतलब है वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि भाई मोहन सोहन की कहानी देख ली ना, अगर ये सिंबल्स ना होते, मान लो भाई ये सिंबल्स ना होते तो क्या होता, तो बेचारा वो सोहन मोहन के हाथों मारा जाता। तो आपने तो देख लिया कि हाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब बोलने की बात आती है तो हम थोड़ा बोल के, थोड़ा रुक के, तेज बोल के, तेज रुक के, ऐसे अपने भावों से, अपने बोलने के तरीके से लोगों को बता पाते हैं कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। लेकिन वो रुकना, वो ठहरना हमें इंग्लिश ग्रामर में नहीं दिखता, और उसको दिखाने के लिए हमने पंक्चुएशन को लाए, ठीक है। जैसे कि हमेशा हर टॉपिक को सीखने के लिए हम कहाँ जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर जाते हैं। तो आज भी जाएंगे भाई, गए इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर और आ गई पंक्चुएशन की दुकान। वहां पे हम मिले पंक्चुएशन वाले भैया से, हमने कहा भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो आपने देख लिया वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब मैंने पंक्चुएशन की डेफिनेशन दे दी, क्या होती है वो क्या होती है। देखो हिंदी की बात करते हम कहते हैं विराम चिन्ह। इसका मतलब है इन इंग्लिश के अंदर हम सम सिंबल्स, कुछ सिंबल्स, ऐसा कि हमने एक सिंबल ही था ना ऐसे करके हमने यूज किया था, तो हम कुछ सिंबल्स यानी कुछ चिन्हों का यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझाने के लिए द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का भाव क्या है, वाक्य क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझाने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। और उन्हीं सिंबल्स को इंग्लिश की भाषा में क्या कहा जाता है? पंक्चुएशन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल देखो दोस्तों, लेट अस ईट टीनू, लेट्स ईट टीनू। अब मुझे एक बात कहनी है टीनू से, चलो टीनू खाते हैं, नहीं खाना खाते, मुझे ऐसे कहना है, ठीक है। यानी कि मैं कहने का मतलब मैं टीनू को संबोधित कर रही हूँ, चलो टीनू आके मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है, ओके। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने सिंबल का यूज नहीं किया, देखो यहाँ पे किसी सिंबल का यूज नहीं होता, इसका मतलब है लेट अस ईट टीनू, यानी कि चलो टीनू को खाते हैं। यहाँ पे किसी सिंबल का यूज नहीं, इसलिए इसका मतलब है चलो टीनू को खाते हैं। लेकिन मुझे कहना है कि चलो टीनू खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कहने के लिए भाई बोलने की भाषा है, तो चलो टीनू खाते हैं, ऐसे अपने बोलने की भाषा से हम समझा पाते हैं कि हाँ खाने की, टीनू के साथ खाना खाने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे नहीं दिखता ना, यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने सिंबल का यूज किया ताकि मैं बता सकूं कि मैं कहना चाह रही हूँ चलो भाई खाते हैं टीनू, चलो खाना खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। देख चुके होंगे आपको क्या हमें कितनी ज्यादा जरूरत है इन सिंबल्स की। कुछ भी नहीं है, जो हम बोलते समय जो रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं ना, वो इसमें नहीं दिखता, उसे दिखाने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज कर रहे हैं और उन्हीं सिंबल्स को हम पंक्चुएशन कह रहे हैं। तो ये सिंबल है जिसे हम क्या कहेंगे? पंक्चुएशन कहेंगे, ओके।
देखो शी इज ईटिंग द फूड, यानी कि वह खाना खा रही है, बात खत्म, हमने कह दिया वह खाना खा रही है, यहाँ पे हमारी बात पूरी हो गई। और बात पूरी होती है हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एक ऐसा सिंबल है जो बताता है कि हाँ हमारी बात पूरी हो गई है। जब बोलने की बात आती है तो अपनी बात को कह के चुप होकर हम बता पाते हैं कि हमारी बात पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखता, और इसलिए हमने किसका यूज किया, फुल स्टॉप का। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, इसमें किसका यूज किया है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। अगर हम इसको ना पढ़ेंगे ना, ये देख लेंगे तो सब समझ जाएंगे हाँ इसमें क्वेश्चन की बात हो रही है, बोलने की बात होती है, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे बोल के हम बता पाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखता, इसलिए हमने किसका यूज किया, क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। हम सभी सिंबल्स को, भाई कौन सा सिंबल किस सिचुएशन में यूज होगा, सारे इजिली सीखेंगे, चिंता करने कोई बात नहीं है, डोंट वरी। दोस्तों हमारा फर्स्ट है फुल स्टॉप। अब दीदी इसका यूज कहाँ करते हैं, दोस्तों पहले साइन की बात करो, देखो इसका साइन होता है बिल्कुल छोटा सा डॉट, हमने दीदी हमने शुरू से देखा है, हाँ दोस्तों हमने शुरू से देखा है और हम इसे यूज भी करते हैं, बस अंतर इतना कि आज हम सीख रहे हैं किसका यूज किस सिचुएशन में होता है, किस कंडीशन में होता है। देखो दोस्तों, इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि दोस्तों जब हमारा वाक्य बिल्कुल पूरा हो जाता है ना, हम कोई बात कह रहे हो, हमारी बात तो पूरी हो गई है, यानी कि वाक्य पूरा हो गया हो, ठीक है, जब फुल स्टॉप का यूज करते हैं। देखो शी डिड द वर्क ऑन टाइम, यानी कि शी डिड, उसने अपना काम टाइम पर किया, तो उसने अपना काम टाइम पर किया, बात खत्म। बात खत्म होती, वाक्य पूरा होते हम किसका यूज करेंगे, फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना और हमेशा यूज भी करना, ठीक है। आगे देखो, आई एम टीचिंग यू पंक्चुएशन, मैं तुम्हें पंक्चुएशन पढ़ा रही हूँ, बात खत्म। तो जब भी वाक्य है, कोई वाक्य है भाई, वो पूरा हो गया, हाँ बस इतना ही है, हमें और कुछ नहीं कहना, अब हमारा और ही कोई बात है, यानी कि और ही कोई वाक्य शुरू होगा, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, फुल स्टॉप का। जैसे मैं तुम्हें पंक्चुएशन पढ़ा रही हूँ, बात खत्म, मैंने फुल स्टॉप का यूज कर लिया। अंतर ये है कि हमने शुरू से देख रखे हैं, बस सीखने माज रहे हैं। सेकंड दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क, अब इसका साइन आपने शुरू से देखा होगा, मैंने भी देखा है, सबने देखा है, ठीक है, ऐसा होता है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, ये साइन हमेशा कहाँ लगेगा, जब वाक्य में सवाल किया जा रहा हो ना, मान लो हमारा कोई इतना बड़ा वाक्य है, उसी वाक्य में अगर सवाल किया जा रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, ठीक है। इस साइन को क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जैसे देखो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो मैं सवाल कर रही हूँ ना, और जब दिखे हाँ ये वाक्य सवाल करने का है, तो मैं फुल स्टॉप नहीं लगाना, ठीक है, समझो। अगर वाक्य सवाल का है तो फुल स्टॉप ना लगा के हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ऐसे हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है, तो मैंने सवाल किया है तो हम किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। सेकंड, थर्ड है दोस्तों हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका साइन होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, टू शो स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, इसका मतलब क्या है, आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरजेक्शन सीखे हैं, यानी कि ये इन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरजेक्शन, इन सबका रिलेशन होता है सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग से। इसका मतलब होता है मान लो कोई भी बात हो गई, उसमें मुझे अपनी थोड़ी सी फीलिंग्स को शो करते हैं, ऐसे कोई चीज अच्छी लगी है तो वाओ, ऐसे हम जीत जाते हैं किसी चीज में, हम मतलब खुशी बनाते हैं, हुर्रे। हम जब मतलब कोई बात दुखी की होती है, हाय, मतलब ये अपनी फीलिंग्स को दिखाना, ऐसे अपनी फीलिंग्स को दिखाने क्या कहलाता है, यही हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो कोई भी, इसमें हम अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग को शो कर रहे हैं, तो हम उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाएंगे, ठीक है, वो हमारा ये वाला है, ठीक है। देखो दोस्तों, वाओ व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, यानी कोई जीत हुई है, कोई हमारी भाई जीत हो गई, वो जीत बहुत ज्यादा महान है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कहेंगे वाओ क्या महान जीत है, तो हमने कहा वाओ, यानी कि हमारी फीलिंग थी हमारी, ठीक है, इसलिए मैंने किसका यूज किया, एक्सक्लेमेशन मार्क का। बट ऐसे ही हमारा सेकंड है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसको अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए हम क्या जैसे शब्दों का भी यूज करते हैं, क्या यानी कि वट, ऐसे शब्दों का भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा हमें आइसक्रीम सुंदर अच्छी लगती है खाने में, तो कहते हैं क्या आइसक्रीम थी यार, हम कहते हैं क्या स्वादिष्ट खाना था। तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सवाल थोड़ा कर रहे हैं, क्या खाना था, सवाल नहीं कर रहे यहाँ पे, बस अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए, मेरी फीलिंग है कि वो चीज़ बहुत अच्छी थी, उसको दिखाने के लिए मेरा तरीका अलग है, लेकिन बात तो वही है ना। तो फीलिंग को दिखा दिया, फीलिंग को दिखाते मैं किसका यूज करूंगी, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करूंगी। ऐसा यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, क्या पिक्चर है यार, ठीक है, इसका मतलब यही है, और मैंने किसका यूज किया, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। दोस्तों हमारे नेक्स्ट है कोमा, और फिफ्थ है हमारा सेमीकोलन। दोस्तों हम इन दोनों को एक साथ सीखेंगे। दीदी क्यों सीखेंगे, क्योंकि हमारे सभी पंक्चुएशन के अंदर दोस्तों केवल ये दो पंक्चुएशन ऐसे हैं जो इतने ज्यादा मतलब मुश्किल माने जाते हैं, हालांकि है नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए अब ये बिल्कुल मक्खन जैसे इजीली हम सीख लेंगे, ठीक है, लेकिन इन दोनों टॉपिक में डिफरेंस वाली चीजें हैं, ठीक है, इसलिए मैंने एज मतलब हमें एक अंतर के तरीके सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा कोमा। अब दोस्तों देखो हमने बिल्कुल शुरू में इसकी बात की थी, इस कोमे की, ठीक है, इसे, और फिफ्थ हमारा सेमीकोलन, जिसका साइन होता है ऊपर तो फुल स्टॉप लगा दो और नीचे कोमा, इसका साइन होता है, ठीक है। अब दोस्तों इनका यूज क्या करते हैं, पहली बात आती है कोमा की, दोस्तों पोज यानी कि रुकना, जब हम रुकते हैं ना,
जब हम शॉर्ट पोज यानी कि थोड़ा सा रुकते हैं तो हम कोमा का यूज करते हैं, और वही थोड़ा सा रुकने के लिए हम सेमीकोलन का भी यूज करते हैं। आपने एक बात ध्यान दी दोस्तों, हम फुल स्टॉप में भी रुकने के लिए करते हैं। मान लो हमारी एक बात पूरी हो गई, हम रुक गए, ठीक है, फिर हमारी दूसरी वाक्य शुरू हुई, ठीक है, तो फुल स्टॉप पे भी हम रुक रहे हैं, हम कोमा में भी रुक रहे हैं, हम सेमीकोलन में भी रुक रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर हम समझेंगे कैसे इस बात को? देखो भाई, अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट के तरीके से बताऊं जो एग्जाम में नहीं आएगा काम, लेकिन आपको एक तरीके से समझा ताकि आप समझ जाओ, वो हमारा ऐसा है। देखो भाई, मान लो हमारी की इतनी बात थी, ठीक है, बात हमारी पूरी हो गई, हमने फुल स्टॉप का यूज कर दिया, ठीक है, हमारी मान लो भाई, फिर मैंने दूसरी बात शुरू कर दी, ओके, मेरी एक वाक्य था पूरा हुआ, फुल स्टॉप का यूज कर दिया, दूसरा वाक्य शुरू हो गया। यहाँ पे मैं 1 मिनट रुक के, कितने मिनट, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कितने सेकंड रुकी, 60 सेकंड रुकी, ठीक है, ओके। अब दोस्तों देखो, वही बात बोलते समय, वही वाक्य बोलते समय बीच में रुक जाऊं, मान लो मैं कोई बात कह रही हूँ बहुत बड़ी, उसके बीच में थोड़ा सा रुक गई, मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, थोड़ा सा पॉज ले लिया, वही पॉज यानी कि भाई 60 सेकंड था ना, यहाँ पे मैंने 60 सेकंड लिया। अगर मान लो मैं 30 सेकंड पे रुक जा रही हूँ तो मैं किसका यूज करूँगी? कोमा का, यानी कि मेरी इतनी बड़ी बात थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक गई, फिर बात थी, फिर थोड़ा सा यहाँ पे रुक गई। तो ऐसे ही इस फुल स्टॉप पे थोड़ा सा जब हम बीच बीच में रुक जाते हैं तो हम कोमा का यूज करते हैं, ठीक है। मान लो भाई फुल स्टॉप में अगर हम 60 सेकंड रुक रहे हैं तो हम कोमा में 30 सेकंड रुकेंगे, यानी कि फुल स्टॉप का आधा कोमा में रुका जाता है, ठीक है। और फुल स्टॉप कोई वाक्य बोलते समय बीच में रुक गए, हमने थोड़ा रेस्ट ले लिया, तो वहां पे हम कोमा का यूज करते हैं। दीदी अब ये सेमीकोलन कहाँ गया, इसे भी सीखेंगे दोस्तों। देखो इसका यूज क्या करते हैं, इसमें कितना रुकते हैं भाई, देखो इसमें कोमा से ज्यादा रुकते हैं, कोमा से ज्यादा रुकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि 60 सेकंड को पार कर दिया, यानी कि फुल स्टॉप को पार कर दिया, यानी कि कोमा से तो ज्यादा रुकेंगे, 30 सेकंड मतलब कोमा से तो ज्यादा रुकेंगे, लेकिन 60 सेकंड से कम रुकेंगे, ठीक है। तो ये सेमीकोलन बीच में आता है, ये सेमीकोलन का आता है, बीच में आता है, कोमा से ज्यादा रुकना है, लेकिन इतना भी नहीं कि फुल स्टॉप को पार कर दो, फुल स्टॉप से कम रुकना है। ऐसे में इन तीनों चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप का समझ लिया, कोमा का, फुल स्टॉप का 60 सेकंड है तो कोमा का 30 सेकंड, और इन दोनों के बीच में लाई करता है हमारा सेमीकोलन, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम में काम थोड़ी ना आएगा, एग्जाम में कौन देख रहे हैं 60 सेकंड रुक रहे 30 सेकंड, एग्जाम में तो हमें सोल्व करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना। दीदी समझाऊंगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे टू सेपरेट द थिंग, यानी कि जब थिंग को सेपरेट करना पड़ता है, हम वस्तु को सेपरेट करते हैं तो हम कोमा का यूज करते हैं। अब आप जितने इतने से थे ना, आपने हमेशा देखा होगा जब हम कहते हैं कि पता है हम क्या क्या लाए। देखो भाई, जब बात बोलने की आती है, मैं आपसे कह रही हूँ कि पता है तो उससे मैं बाजार से क्या क्या लाई, तो मैं आपसे क्या कहूंगी, मैं बाजार से पेन, पेंसिल, पेपर, किताब, मेज, ये चीजें लाई, ठीक है। तो इतनी बात मैं कह रही हूँ, तो ये मेरा तरीका है, ये बोलने का तरीका है कि हम जब किसी को बता रहे कि मैं ये चीज लाए तो मैं रुकना है बीच बीच में, जैसे कि मैं बाजार से पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, तो ये भाव बता रहा है कि हाँ हम रुक रहे हैं, यानी कि हाँ ये चीजें लाए हैं, ठीक है। लेकिन वो रुकना इसमें नहीं दिखता, और वो रुकना इसमें दिखाने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं, यानी कि कोमा का यूज जब हम करते हैं, जब हम चीजों को सेपरेट करो कि हम ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, हमने छोटों से यूज किया है, बस पता नहीं था, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ एक पेन, एक पेंसिल, एक बुक, एक पेपर, ठीक है। ये ऐसे नहीं बोले जाते पेन, पेंसिल, बुक, पेपर, ऐसे नहीं, पेन, पेंसिल, बुक, पेपर, ऐसे रुको, ठीक है। वो रुकने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं, यानी कि चीजों को हमें अलग अलग करके दिखाना हो तो हम कोमा का यूज करते हैं। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो दोस्तों हमारी 4 चीजें, हम 4 चीजें बता रहे हैं, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, तो हमने यहाँ पे कोमा लगा दिया, फिर कोमा लगा दिया, जब लास्ट ही बचती है, उससे पहली वाली बचती है, तो हम कोमा का यूज नहीं करते, एंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी मान लो हमारी 2 हैं, तो 2 हैं तो फिर हम एंड का यूज करेंगे, 3 है तो यहाँ पे कोमा का यूज कर लेंगे, यहाँ पे एंड का यूज कर लेंगे। हमारी इतनी सारी हैं तो सब में कोमा का यूज करेंगे, और लास्ट का बच जाएगा ना मेरे को, लास्ट और एंड का, तो वहां पे हम एंड का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे यूज किया जाता है, हमेशा कहा जाता है कि जब लास्ट का बचे तो वहां पे कोमा का यूज नहीं करते, एंड का यूज करते हैं। लेकिन फिर भी आज के जमाने में, इस जमाने में हम कोमा का यूज यहाँ पे करने लगे, ऐसे भी कोमा का यूज करते हैं। हालांकि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर ये गलत है, लेकिन फिर भी अब इसे सही माना जाता है, और इस कोमा कहा जाता है ऑक्सफोर्ड कोमा। समझो मेरी बात, कहने की बात यह है कि जब हम आइटम को सेपरेट करते हैं तो सब में कोमा लगाओ, जब लास्ट की चीज बचे तो एंड लगाओ, लेकिन फिर भी 2 लोग यहाँ पे लगा देते हैं कोमा। तो ऐसे वाले कोमा को कि यहाँ आइटम को सेपरेट करने हैं, यहाँ पे कोमा नहीं लगना चाहिए, फिर भी एंड से पहले कोमा लगा रहे हैं, ऐसे वाले कोमा कहा जाता है ऑक्सफोर्ड कोमा, ठीक है। क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड कोमा कहा जाता है। ये गलत नहीं है, लेकिन मतलब ये गलत नहीं है, आज के जमाने में से गलत नहीं माना जाता। ओके ठीक है। अब देखो दोस्तों, जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लोज विद द हेल्प ऑफ फैन बॉयज। मुझे पता है नहीं समझ में आया इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब क्या होता है, समझाती हूँ। इसको समझने से पहले आपको
क्लोज के बारे में सीखना पड़ेगा। ये क्लोज क्या होता है दोस्तों? देखो, एक मान लो बहुत बड़ा सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर आपने देख लिया यहाँ पे सब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे वर्ब रखा है, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन को कहते हैं, ये हमारा क्या है? क्लोज है। सब्जेक्ट वर्ब को कह दो कि हमारा क्या है? क्लोज है। ठीक है, तो सब मान लो ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब, क्या ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब जिसको बोलने से हमें बात पूरी अच्छे समझ में आ रही है, यानी कि हमें और किसी वाक्य की जरूरत नहीं है, हमें बात पूरी समझ में आ रही है, तो हम उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद, जो क्या है? आजाद है। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? ऐसा क्लोज, क्लोज का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कहीं भी सेंटेंस में आपने देख लिया, हाँ ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब को मिला के क्या कह देंगे? क्लोज है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, जिसको जोड़ के क्या कह देंगे? क्लोज है। ऐसा क्लोज यानी कि ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब जिसकी हिंदी बनाते समय हमें बात अच्छी समझ में आ रही है, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने से, इसकी हिंदी बनाने से बात पूरी अच्छे समझ में आ गई, तो हम कहते हैं आजाद क्लोज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? यहीं पे डिपेंडेंट क्लोज, इसका मतलब होता है ऐसा सब्जेक्ट वर्ब जिसकी हिंदी बनाते समय हमें बात अच्छे समझ में नहीं आ रही, हमें ऐसा लग रहा है कि इस बात को पूरी होने के लिए और किसी चीज की जरूरत है। ठीक है, यानी कि वो डिपेंड है, इसलिए हम कहते हैं उसे डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल दिख जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मानो दोस्तों दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, यानी कि जब दो क्लोज है, दोनों आजाद है, दोनों को किसी और की जरूरत नहीं है, एक दूसरे की नहीं है, दोनों अपने आप में पूरे हैं। ठीक है, जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज है ना, उनको जोड़ने के लिए भी हम कोमा का यूज करते हैं, और यहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ है जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेमीकोलन का, और वहीं पे हम कोमा का यूज करते हैं। बस अंतर इतना है, अगर उन्हें जोड़ने के लिए हमने फैन बॉयज का यूज किया है। अब दीदी फैन बॉयज क्या होते हैं? देखो दोस्तों, एफ का मतलब होता है फोर, ए का मतलब एंड, ये हमारे साथों के साथों कंजंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन। ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। ठीक है, अगर हम दो इंडिपेंडेंट क्लोज को दोस्तों जोड़ने के लिए इन 7 शब्दों का यूज करें, फोर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, ठीक है, हम इनका यूज कर रहे हैं दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए। अगर इनका यूज किया जा रहा है वाक्य के अंदर, तो हम कोमा का यूज करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए हमें फैन बॉयज नहीं दिख रहे, यानी कि इन शब्दों का यूज नहीं हो रहा, तो हम सेमीकोलन का यूज कर देंगे। ठीक है, बस अंतर इसमें इतना ही है। ओके, आया ये बात आप समझ गए? सेमीकोलन का यूज पॉज यानी कि शॉर्ट पॉज के लिए करते हैं, बस इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए करते हैं, बस वहां पे ये 7 शब्द नहीं होने चाहिए, 7 ये फैन बॉयज लिखा नहीं, फोर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। ठीक है, ये लिखा नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं लिखा है तो हम सेमीकोलन के द्वारा इन दोनों चीजों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, पोज के लिए करते हैं मच लोंगर देन कोमा, कोमा से ज्यादा होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि फुल स्टॉप को पार कर दे, फुल स्टॉप से कम, कोमा से ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखो, आप एग्जांपल देख सकते हो। मोहन सा लोन, मोहन ने एक शेर को देखा और भाग गया। अब आप इसकी हिंदी बनाओ, मोहन ने एक शेर को देखा, बात खत्म। हमें बिल्कुल आजाद है, बात खत्म। यहाँ पे तो ही रहना वह भाग गया, बात खत्म। मतलब इसे पढ़ने से किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ रही, बात समझ में आ रही है, इसे पढ़ने से बात समझ में आ रही है। दो इंडिपेंडेंट है, दो इंडिपेंडेंट को जोड़ने के लिए हमने देखा तो एंड लगा हुआ है, एंड तो इसके अंदर आता है, तो हम यहाँ पे कोमा का यूज कर देंगे। अगर एंड लगा हुआ और सेमीकोलन का यूज किया तो गलत हो जाएगा। मान लो यहाँ पे एंड नहीं लगा होता, यहाँ पे ऐसे होता है, तो हम इनको जोड़ने के लिए एंड भी लगा हुआ है, यानी कि फैन बॉयज का यूज नहीं कर रखा, तो हम जोड़ने के लिए यहाँ पे सेमीकोलन का यूज कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा ठीक है, तो आगे तो दोस्तों विद डिपेंडेंट क्लोज, यानी कि जब डिपेंडेंट क्लोज होता है ना, तभी हम कोमा का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही मैंने उसको देखा, यानी कि जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने आपके सामने एक वाक्य बोला कि जैसे ही मैंने उसको देखा, आपको लग रहा है दीदी आगे बोलने वाली है, क्योंकि लग रहा है ना। देखो, मैं आपसे एक सेंटेंस बोलती हूँ, मैं कल स्कूल में नहीं आई थी। आपने कहा दीदी आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? तो मैं आपसे कहूंगी मैं कल स्कूल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि। अब आपको लग रहा है दीदी आगे बोलने वाली है, यार ऑफ कोर्स बोलने वाली है, अधूरा है। ऐसे यहाँ पर है, जैसे ही मैंने उसको देखा, यानी कि मैं आगे बोलने वाली हूँ कि अधूरा है ना, तो ये चीजें अधूरी है नहीं और किसी की जरूरत है। जब अधूरी चीजें होती है ना, उनको उसमें भी हम किसका यूज करते हैं? डिपेंडेंट में, नहीं कि अधूरों में भी हम किसका यूज करते हैं? कोमा का यूज करते हैं। ठीक है, सेमीकोलन का यूज हम नहीं करते। ओके, जैसे देख सकते हो आप, एज आई वॉज गोइंग इन, जैसे ही मैं अंदर गई, यानी आगे दीदी बोलने वाली है, यानी कि इसको और किसी की जरूरत है, यह अपने आप में अधूरा है। जैसे ही मैं अंदर गई, आगे क्या दीदी? आगे है कि मैं रुद्र से मिली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज कर दिया? कोमा का यूज कर दिया। ये डिपेंडेंट था, ये क्या था? इंडिपेंडेंट था। ओके, आगे देखो दोस्तों, डेट्स मंथ, जब डेट्स होती है, मंथ होते हैं, तारीख दिन महीने होते हैं, उसे हम डेट कोमा का यूज करते हैं। अब बिल्कुल सिंपल बात है, सब देखते हैं। 16 अगस्त 2009 कह रहे हैं, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे? बीच में कोमा का यूज करेंगे। दीदी क्यों करेंगे कोमा का यूज? कोमा का यूज करने का मतलब है कि हम जब बोल रहे हैं तो हमें रुकना है, और सही बात है ये। देखो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर बोलने में भी डिपेंड है कि हम इंग्लिश
कैसे बोल रहे हैं, हम जब इसको बताते हैं डेट के बारे में तो हमें ऐसे ही कहना चाहिए कि 16 अगस्त 2009, ऐसे रुको ताकि इंप्रेशन बढ़े, अच्छा लगे। इसलिए तो कोमा का यहाँ पे यूज करते हैं कि हमें पता है बोलते समय बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, और वो रुकने के लिए हमने किसका यूज किया है, कोमा का यूज किया है। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने क्या बताया था आपको, कोमा का यूज हम थोड़े से रुकने के लिए करते हैं। ओके दीदी समझ में आई ये बात, तो ओके ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने आपको इंडिपेंडेंट समझा दिया, डिपेंडेंट समझा दिया, समझाया दोस्तों मैंने बेशक कितना ही हो, लेकिन सब में जो कॉन्क्लूजन निकलता है, यानी कि जो निचोड़ निकलता है वो निकलता है कि हम रुकने के लिए कोमा का यूज करते हैं। ऐसे मैंने आपसे कहा कि भाई पता है आपको, जैसी मैं अंदर गई यानी कि मैं थोड़ा रुकी, भाई मैं रुकूंगी एक दिन थोड़ा सारी बात बोल दूंगी, थोड़ा सा रुकूंगी मैं, जैसी मैं अंदर गई मैं उससे भी ली तो रुक गई मैं, तो रुकने के लिए मैंने इसका यूज कर दिया, कोमा का यूज कर दिया। बस अंतर इतना है कि वो जो कोमा का यूज था ना वो डिपेंडेंट क्लोज में था, तो ऐसे से बना दिया कि डिपेंडेंट क्लोज हो तो हम कोमा का यूज कर देंगे। ओके ये आपने देख लिया। देखो ही पेंटेड द किचन, उसने किचन को पेंट किया, ही स्टिल नीड्स टू पेंट द बेडरूम, अब उसे बेडरूम को पेंट करने की जरूरत है, तो बात दोनों अपने आप में पूरी है, पसंद है इन दोनों को। इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए मैंने कहीं पे कोमा का यूज नहीं करा, मतलब फैन बॉयज का यूज नहीं कर रखा है, तो हम सेमीकोलन से जोड़ सकते हैं। अगर फैन बॉयज का यूज हो रहा होता तो हम कोमा से जोड़ते, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, ये हमारा सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ऐसे कहा जाता है कि जब हमारी हम जब सेपरेट करो चीजों को, हम जब चीजों को सेपरेट कर रहे हो, आइटम को हम सेपरेट कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, तो हम कई बार कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती हैं वो, हम उन्हें कैसे जोड़े। देखो भाई यहाँ पे समझो, वी टुक अ रोड ट्रिप, यानी कि भाई हम कहीं पर गए थे, तो मैंने बताया भाई पता है हम कहाँ गए थे, हम गए थे भोपाल जो मध्य प्रदेश में है। अब मैं कहूँ मैं भोपाल गई थी, मध्य प्रदेश गई थी, भाई भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ही है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें बिल्कुल कॉम्प्लेक्स जाते हैं, तो हम कैसे जोड़े। देखो रोड ट्रिप टू भोपाल एमपी, यानी कि भोपाल गए जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ मैंने कोमा लगा दिया। अब मैं थोड़ा ज्यादा रुकूंगी, ठीक है, तो मैं इसका ऐसे ऐसे यूज करूंगी, ठीक है। आप देख सकते हो, देखो भाई यहाँ पे रुकने का मतलब है, यहाँ पे भोपाल मध्य प्रदेश में गई, फिर मैं थोड़ा ज्यादा कोमा से ज्यादा रुकूंगी ताकि मैं बता सकूँ अब मैं और किसी की बात कर रही हूँ। ओके क्वेश्चन मार्क की दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे दोस्त बैठे होंगे जो इससे पहले नरेशन पढ़ चुके हैं, और कुछ ऐसे ही बैठे होंगे जिन्होंने नरेशन अभी तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि नरेशन दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जहां पर इनका यूज ही किया जाता है, यानी इनके बिना तो नरेशन कुछ है ही नहीं, इनका सिंबल यानी कि ये सिंबल तो यूज किया ही जाता है। अब दीदी इनके सिंबल की बात करें तो आपने देखा होगा कि कई तो ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे 66 बना दो, फिर ऊपर क्या बना दो 99 बना दो, यानी कि ऐसे भी इसका सिंबल होता है, कोई कोई इसे ऐसे बना देता है, कोई कोई इसे ऐसे बना देता है, ठीक है, और कोई कोई इसे केवल ऐसे एक डॉट नहीं भी बना देता है, कोई इसे ऐसे भी कर देता है, बस ये वाला, ठीक है, ऐसे बना देता है। तो बात है भाई बनाने की, तो कुछ भी चलेगा, यानी कि ऐसे बना सकते हो, ऐसे भी सब चल सकता है, ठीक है। बस थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश हो गई ना अब, तो मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या करते हैं, ऐसे और ऐसे, बस ये दो ऐसे डॉट लगा देते हैं, ठीक है। ओके अब दीदी इसका यूज क्या करते हैं, देखो दोस्तों रिपीटेड वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, रिपीटेड वर्ड फॉरवर्ड, इसका मतलब है जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को जो का तो एक वाक्य के अंदर, एक चीज के अंदर बंद करना, मान लो किसी ने कोई बात कही है बिल्कुल सेम एज इट इज, फोटो को भी वैसी की वैसी बात हमें कहीं पे रखनी हो, तो उस बात को रखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इन दोनों के बीच में हम उस बात को रख देंगे, ठीक है। तो किसी की कही गई बात को यूज करने के लिए हम उनको रखने के लिए हम क्वोटेशन मार्क का यूज करते हैं। देखो दोस्तों, आई सेड टू मी, मैंने उससे कहा कि ही ऑलवेज ड्राइव्स अ कार, वह हमेशा कार चलाता है, तो मैंने उससे कहा वह हमेशा कार चलाता है, मेरी कही गई बात को, मेरे शब्दों को इसके अंदर बंद कर दिया, तो हमारे क्या कहलाएंगे, क्वोटेशन मार्क कहलाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा कोमा ही है, क्यों यूज किया कोमा का, क्योंकि हमें थोड़ा सा पॉज ले रहे थे। ओके ठीक है, आगे दोस्तों हमारा पोस्ट्रोफी। अब दीदी इसका यूज क्या करते हैं, हाँ कईयों ने बहुत कम देखा होगा, लेकिन हाँ इसका यूज होता है, देखो ऐसे, पहले सिंबल की बात कर लो, ऊपर ये छोटा ऐसा सिंबल होता है इसका, यानी कि 1 9, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, देखो दोस्तों पॉजेसिव केस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, नहीं है समझ में, मैं समझाती हूँ दोस्तों। पॉजेसिव केस का मतलब होता है पोजेशन, यानी कि अधिकार, जब हम कहते हैं कि ये चीज इसकी है, यानी कि अधिकार दिखाते हैं, ठीक है। जब बात अधिकार की होती है, पोजेशन की होती है, पॉजेसिव केस होता है, तब भी हम इस साइन का यूज करते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, यानी कि जब बात है कोई बहुत बड़ी लग रही है, यानी कोई वाक्य है या फिर कोई शब्द है बहुत ज्यादा बड़ा है, हमें छोटे के रूप में लिखना है, यानी कि बहुत बड़ी चीज हो गई, छोटे रूप में लिखना है, तो हम इसका यूज करते हैं। आपने देखा होगा भाई, जैसे हम अपने नाम नहीं रख लेते हैं, अपने दोस्तों के नाम छोटे फॉर्म में लेते हैं, जैसे किसी का नाम यंशिका है, यंशु बोल दिया, तो ऐसे छोटे नाम रख देते हैं। इसी तरह यहाँ पर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, यानी कि बिल्कुल कोई फॉर्म है उसको छोटे रूप में, कोई बड़ी चीज है छोटे रूप में लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पोस्ट्रोफी का। ऐसे आपने देखा होगा आई एम होता है ना, आई एम टीचिंग यू पंक्चुएशन, तो मैं आई एम को छोटे रूप में लिख सकती हूँ, आई एम, यानी कि मैं ए को हटाकर
यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा सकती हूँ, इसका मतलब ही यही है आई एम, ठीक है। तो ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो आप जोन्स कार, यहाँ पे मैं दोस्तों मैंने जोन के बाद अपोस्ट्रोफी लगा दिया, इसका मतलब है जोन्स कार का मतलब जोन की कार, ठीक है। यहाँ पे जोन्स कार ये ऐसे आएगा, जोन्स एस बी आएगा फिर कार आएगा, ठीक है, जोन्स कार। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है की, यानी कि जोन की कार, कार पे जोन का अधिकार है, ठीक है। तो अधिकार की बात आती है तभी हम ऐसे इसका यूज करते हैं। तो ऐसे भाई अधिकार की बात है तो हमने अपोस्ट्रोफी का यूज कर दिया, इस तरीके से अपोस्ट्रोफी का यूज होता है। ओके दीदी, आगे देखो, पहले नहीं सीख लो, बिल्कुल आसान है। मैथ में बहुत इनका यूज होता है। ब्रैकेट यानी कि ऐसे, ठीक है, पैरेंथेसिस यानी कि ऐसे, ब्रेसेस यानी कि देखो ऐसे बहुत बनता है, ये आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा, मैंने बनाए बहुत है, ठीक है। एलिप्सिस का मतलब है ये, इसका यूज दोस्तों मैथ में भी होता है और हिंदी एसएस में तो होता ही होता है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, पहरे वाले होते हैं, जब टीचर हमारा टेस्ट लेते हैं तो एक पहरा देते हैं, वो पहरा कैसे देते हैं, पहरा शब्द लिख दिया डॉट डॉट, इस डॉट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बात है जो हमने क्या कर दिया, हमने उस और बात को नहीं लिखा, ठीक है, हमने मतलब छोटे रूप में लिखने के लिए हम एलिप्सिस का यूज करते हैं। ये तो सभी जानते हैं, हिंदी इसका पैरों में बहुत यूज करते हैं, ठीक है। अब बात है दोस्तों हाइफन की और डैश की, इन्हें और सीखते हैं। देखो दोस्तों, हाइफन का साइन होता है ये वाला, देखो ऐसे, बस इतना साइज होता है। डैश का साइज होता है इतना। अब ये नहीं एग्जाम में चले गए मैं आपको बताऊं कि दीदी एग्जैक्ट बताने की, एक्यूरेट बताओ कि साइज कितना होता है, 1 इंच हाइफन का तो 2 इंच डैश का, तो ऐसे कुछ नहीं है। अगर ऐसा आप सीखना चाहते हो तो वो तो केवल तरीका है, ऐसे मैंने फुल स्टॉप कॉमा सेमीकोलन सिखाया था ना, तो केवल मैंने तरीके के लिए सिखाया था ताकि समझ सको, इन तीन चीज़ों को रिलेट कर सको। ऐसे रिलेट के लिए मैं आपको ये भी समझा दूंगी कि 1 इंच अगर हाइफन होता है ना तो 2 इंच डैश होता है, ठीक है। तो ऐसे तो रिलेट करने की बात है, वरना हमें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है ना। अब देखो दोस्तों, हाइफन का मतलब क्या होता है, टू मेक कंपाउंड वर्ड, आपने देखा होगा, मतलब गाइड के अंदर कंपाउंड वर्ड बहुत सारे लिखे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मदर इन लो, फादर इन लो, पासर बाय, ऐसे बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं ना, वो दोस्तों मेरे कंपाउंड वर्ड, यानी कंपाउंड यानी कि 2 से या फिर 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड को हम जोड़ देते हैं एक साथ, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड को हम एक साथ जोड़ देते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड वर्ड को जोड़ने के लिए हमें हाइफन का यूज करना है। ऐसे आपने देखा होगा मदर इन लो, तो अभी हमने हाइफन का यूज किया, दिस इज नॉट डैश, ये डैश नहीं है, डैश का यूज हम कंपाउंड वर्ड में नहीं करते। कंपाउंड का मतलब है जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड हो, 2 हो या फिर 2 से ज्यादा वर्ड हो, एक ना हो, उनको जोड़ना हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स यानी कि कंपाउंड बनाना हो, तो हम हाइफन का यूज करते हैं। पासर बाय, यहाँ पे हमने इसका यूज कर लिया। शी इज 20 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 20 है, चाइल्ड या तो 2 हुआ ना, तो 2 फिर ईयर आ गया, ठीक है, ईयर ओल्ड, तो हमने ऐसे जोड़ने के लिए, इनको जोड़ने के लिए मैंने हाइफन का यूज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हाइफन का यूज होता है। दोस्तों सुनो, जब भी दोस्तों हम हाइफन का यूज करते हैं ना तो हम कभी भी गैप नहीं छोड़ते, ठीक है। ऐसे मदर के बाद गैप नहीं छोड़ना, बिल्कुल गैप नहीं छोड़ना, मदर सीधा हाइफन सीधा अगला लिखना है, तो डोंट गैप, बिल्कुल गैप नहीं छोड़ना। ओके, डैश की बारी आती है, इसमें कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है, इसमें तो ये भाई रेंज नंबर की बात है, तो हम डैश का यूज करते हैं। हम कहते हैं ना कि 2000 से 3000 तक, 1987 से 1988 तक, 1986 से 1987 तक, 2 AM से 3 AM तक, तो मैसेज का यूज करते हैं। बस आप ध्यान दो, यहाँ पे हमने ये सीख लिया जो हमारा डैश है, हम दीदी इससे भी सीख सके हैं, देखो ए और एम के बीच में जो ये फुल स्टॉप, इसे भी सीख सके हैं। दीदी ये साइन तो हमने अभी तक सीखा ही नहीं, ये जो ऊपर फुल स्टॉप है नीचे फुल स्टॉप है, चिंता ना करो, इसके बाद इसी की बात, ये केवल आखिरी बच जाएगा इसके बाद, ठीक है, इसे हम सीखेंगे। अब दोस्तों देखो, ऐसे हम रेंज बताने के लिए किसका यूज करते हैं, डैश का यूज करते हैं। डैश भी दोस्तों हमारे 2 तरीके के होते हैं, एम डैश एन डैश, ये बस कहने का है, लोग कह देते हैं कि एम जितना साइज एम डैश का होता है, एन जैसे कि एम ये है तो इतना साइज एम का हो जाएगा, एन ये है नहीं कितना साइज एन का हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप देख सकते हो दोस्तों, रेंज नंबर बताने के लिए वो जो मतलब जिसका यूज हम रेंज नंबर बताने के लिए करते हैं ना, वो डैश हमारा एन डैश होता है, ठीक है। एन डैश का यूज हम रेंज है, नंबर है, ऐसी चीजें बताने के लिए करते हैं। तो एम डैश क्यों करते हैं, जब भी दोस्तों हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है तब हम किसका यूज करते हैं, एम डैश का यूज करते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए एम डैश का यूज भी करते हैं, जैसे कि आई सेड, मैंने कहा नो। दोस्तों ध्यान देना मेरी बात पे, एम डैश का यूज दोस्तों कोमा की जगह पर भी कई बार हो जाता है, ठीक है, कोमा की जगह कई बार हो जाता है। सेपरेट कोमा का यूज हम कहाँ करते हैं, जब आइटम को सेपरेट करना, अलग अलग करके दिखाना, हम कोमा का यूज करते हैं, उस केस में एम डैश का नहीं होता। आपने देखा होगा कि एम डैश और कोमा दोनों चीजों का एक चीज में यूज हो जाता है, ऐसे कि भाई मैं आपको समझाती हूँ, मैंने कहा आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा, वो बात बताने के लिए मैं ऐसे नो कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने इसका भी यूज देखा होगा, ये हमारा एम डैश होता है, ओके। तो इसका यूज भी ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये सीख लिया। तो हमारा लास्ट बचता है कोनल, उससे और कंसंट्रेट से सीख लो। तो हमारा लास्ट और फाइनल पंक्चुएशन है कोलोन, बिल्कुल इजी है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसका यूज क्या करते हैं,
टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ थिंग। दोस्तों देखो, इस कोलन का यूज साइन की बात करें तो ऊपर फुल स्टॉप और नीचे फुल स्टॉप ऐसे इसका साइन होता है। इसका यूज दोस्तों हम साइन एसएस में बहुत करते हैं, एसएस में बहुत होता है इसका यूज, केवल एसएस में ज्यादा होता है। अब दीदी इसका यूज कैसे होता है, आपने देखा होगा कि हम एसएस में बहुत इसका यूज करते हैं। ऐसे में कोई बात कहते हैं कि कारक, हिंदी ग्रामर के अंदर बहुत यूज होता है, कारक निम्नलिखित प्रकार से हैं। हम कहते हैं कि भाई मिट्टी इतने प्रकार की होती है, वे निम्नलिखित हैं, ये निम्न प्रकार से हैं। तो जब ऐसे बताने के बाद हम अपनी लिस्ट बताते हैं ना, तो निम्न प्रकार से निम्नलिखित हैं, कोई एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए, फिर हम ये साइन लगाते हैं। तो ऐसे कोई लिस्ट बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोलन का यूज करते हैं, टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ थिंग। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, टेंसेज के 3 टाइप्स होते हैं, तो हमने ये लगा दिया। एसएस के अंदर बहुत होता है, एसएस के अंदर तो हद से ज्यादा इसका इसी का यूज होता है एसएस के अंदर। मैंने बहुत देखा है इसका, मैंने बहुत यूज किया है। हम कहते हैं कि सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण निम्न प्रकार से हैं, फिर हमने वो लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे इसका बहुत यूज होता है। एग्जाम्पल देने के लिए भी एग्जाम्पल्स हम कहते हैं ना, आपने अरे मैंने हर जगह यूज किया है, अभी तो यूज नहीं किया। एग्जाम्पल्स देते हैं ऐसे, फिर हमने दे दिया फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसका यूज करते हैं, यानी कि हम कोई थिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कोलन का यूज करते हैं। ओके, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे एक बात सुनो दोस्तों, डोंट यूज कोलन आफ्टर ए वर्ब, यानी कि वर्ब के बाद दोस्तों कभी भी कोलन का यूज नहीं होता। मेरी बात समझो दोस्तों, देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, मैंने यहाँ पे बात कर दी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, फिर मैंने कोलन का यूज करके बता दी। मैं इस बात को ऐसे भी कह सकती हूँ, द टाइप्स ऑफ टेंसेज आर, द टाइप्स ऑफ टेंसेज आर, वहां पे मैं लिस्ट बता रही हूँ, यहाँ पे भी लिस्ट बता रही हूँ, बस अंतर इतना है, द टाइप्स ऑफ टेंसेज आर के बाद हम कोलन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टाइप्स आर आ गया, आर यानी कि वर्ब, और वर्ब के बाद कभी भी कोलन का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलना, बोलना ही हमें ऐसे है। ठीक है, ओके, समझ में आया? टाइम और रेशियो के लिए हम इसका यूज करते हैं, टाइम बता रेशियो बता रहे हैं, आपने देख लिया ना, ये रहा देखो टाइम में आ गया टाइम में, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, ऐसे रेशो को बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं, हमेशा यूज किया है, बस सब पता चल गया। साइंस के अंदर मास होता है सबका, मास रेशो, वॉल्यूम रेशो, तो रेशो बताने के लिए भी ऐसे वाटर का रेशो होता है ना, मास रेशो 1:8, 1:8। ठीक है, तो ऐसे बताने के लिए यूज करते हैं। इन ड्रामा सेंटेंसेस, ड्रामा सेंटेंसेस हमने देखे, गाइड के अंदर लिखा होता है। अब भाई देखो, मुझे तो उन्हें पढ़ने में बहुत मजा आता है। टीचर ने बात करी, कोलन का यूज कर, स्टूडेंट ने, टीचर ने, स्टूडेंट ने, बहुत आते इंग्लिश ग्रामर के अंदर। अब ये बात कंडक्टर ने कही, इसने कही, इसने कही, इसने कही, ऐसे बहुत आते हैं। कुछ चैप्टर भी ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, ऐसे टीचर की बात हो गई, फिर कोलन, फिर स्टूडेंट ने कहा, फिर टीचर ने कहा, स्टूडेंट ने कहा, तो ऐसे किसी को बात को बताने के लिए हमने किसका यूज किया है, कोलन का यूज किया। आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पंक्चुएशन से रिलेटेड है, इनके जवाब आपको मतलब इन्हें सोल्व करना है। ठीक है, मन करे तो कमेंट सेक्शन जवाब दे देना, और ना करे तो मन मत देना। ठीक है, लेकिन इन्हें सोल्व जरूर कर लेना। ओके, तो यहाँ पर होता है हमारा टॉपिक खत्म। कांग्रेचुलेशन, ताली बजा दो। यहाँ पर हमारे सारे पंक्चुएशन खत्म होते हैं, लेकिन वीडियो हमारी केवल इतनी नहीं थी, फाइट सीरीज है, 2 टॉपिक एक साथ सीखेंगे। पंक्चुएशन खत्म हो चुका है, एंड अब हम बढ़ेंगे टेंसेस। टेंसेस पे बढ़ने से पहले एक बार सांस लेंगे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि एक टॉपिक खत्म होने के बाद एक मतलब सांस हमें लेना पड़ता है 3 बार, यानी सांस हम अभी भी ले रहे हैं, लेकिन एक बार अच्छे से लेना पड़ता है। वो कैसे भाई, सब जानते हैं। बस ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये पता है हर टॉपिक के बाद ऐसे करने से, देखो भाई जो बोलता है बहुत बोलता रहता है, उसके बाद उसे लेने में तो बहुत चैन आता है, ऐसे मुझे बहुत सुकून मिलता है। आपको मिले नहीं मिले वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे किया करो, माइंड होता है फ्रेश होता है, दिल शांत होता है, दिमाग शांत होता है इससे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमारे पंक्चुएशन सारे खत्म होते हैं, और अब हम बढ़ेंगे टेंसेस। ठीक है दोस्तों, टेंसेस पे हम आ चुके हैं। टेंसेस से बढ़ने से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं टेंसेस के ऊपर। इंग्लिश ग्रामर की मार्केट की तरफ जाएंगे, उसका मतलब क्या होता है, टेंसेस क्यों सीख रहे हैं। देखो भाई, टेंसेस को सीखने से पहले आपको इतना बता देती हूँ कि बिना टेंसेस इंग्लिश ग्रामर कुछ नहीं है, यानी पंक्चुएशन को स्किप किया जा सकता है, लेकिन टेंसेस को स्किप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 70% इंग्लिश हम टेंसेस से ही सीखते हैं। इंग्लिश बोलना, हिंदी की इंग्लिश बनाना, कोई हिंदी का वाक्य है उसे इंग्लिश में कैसे बनाए, मेन क्या है इंग्लिश में मेन है इंग्लिश बनाना, उस इंग्लिश को बनाए कैसे, उसके लिए दोस्तों हम टेंसेस सीखते हैं। और टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सारे के सारे टॉपिक एकदम से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, तो टेंसेस आप सब इतना समझ गए होंगे, हाँ भाई इससे हम इंग्लिश बनानी सीख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश बनानी सीख रहे हैं, तो मेन तो है ये। एंड अब हम जाएंगे इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर, सीखेंगे, सब कुछ हमारा चलेगा वैसा का वैसा। तो अब हम बढ़ते हैं टेंसेस की तरफ। दोस्तों पहले बात करते हैं कि टेंसेस का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या दी थी, हम इसे क्यों पढ़े। अब भाई दोस्तों, हर टॉपिक को सीखने के लिए हमें जाना पड़ता है हमेशा इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर, तो आज भी जाएंगे भाई। हम गए इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर, और पंक्चुएशन के बाद मिले हम टेंसेस से। अब टेंसेस की दुकान पे गए, वहाँ पे हमने भाई उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका काम क्या है। तो दोस्तों इससे पहले तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर हमें हिंदी की इंग्लिश बनानी हो तो टेंसेस
टेंसेस कितने ज़्यादा मेन है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका काम क्या है, आप क्यों हो यहाँ पर, आपकी डेफिनेशन क्या है, आपका मतलब क्या है, ये बताओ। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि देखो दुनिया में करोड़ों इंसान है, लाखों करोड़ों इंसान है। अब सब इंसान कोई ना कोई काम तो कर रहे होंगे ना, वो काम जिस समय में हो रहा होगा उसे हम टेंसेस कहते हैं। यानी कि कोई भी काम किस समय में किया जा रहा है उस समय को क्या कहा जाता है, टेंसेस कहा जाता है। टेंसेस को हिंदी में कहते हैं काल। दोस्तों अगर हम इन्हीं टेंसेस को यानी कि इन्हीं काल को हिंदी ग्रामर में पढ़े ना तो ये 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन अगर इसी की बात इंग्लिश में होगी तो इसे पहली बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। और दूसरा ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, यानी इसके अंदर 12 टेंसेस होते हैं, सब कुछ डीपली सीखना पड़ता है। क्योंकि क्यों है ये मेन, क्योंकि इसमें हम हिंदी की इंग्लिश बनानी सीखते हैं। तो चिंता ना करो दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेंसेस की मेरी 2 घंटे की वीडियो है। अगर आप ये नहीं देखना चाहते हो दीदी हमें बिल्कुल अच्छे से डीपली, हमने अभी तक इससे पहले बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, हमें अच्छे से ही सीखने हैं, तो आप वहां पर 2 घंटे की वीडियो है, उसमें सारे के सारे टेंसेस क्लियर है, उनसे आप देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पर इसमें भी 12 के 12 टेंसेस सिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में सिखाऊंगी। ठीक है, अब दोस्तों टेंसेस का मतलब क्या है भाई मैंने बता दिया। देखो दोस्तों इस दुनिया में लोग काम तो कर रहे होंगे भाई, सोने का काम, चाहे कोई टाइम पास ही क्यों ना कर रहा हो, चाहे कोई ऐसे क्यों ना कह रहा हो कि भाई मेरे पास कोई काम नहीं है चलो मैं टाइम पास कर लेता हूँ, या फिर कोई ऐसे कह रहा है चलो मेरा सारा काम खत्म हो गया मैं सो जाता हूँ, तो वो सोना, वो टाइम पास करना, वो भी हमारा क्या है, काम है। तो कोई भी काम इंसानों द्वारा किया गया, कोई भी काम किस समय में हो रहा है उसे हम टेंसेस कहते हैं। तो टेंसेस जो दोस्तों क्या बताते हैं, टेंसेस बताते हैं टाइम, यानी कि कोई भी जो काम है किस समय में हो रहा है। अब दोस्तों मैं भी क्या काम कर रही हूँ, हाँ मैं काम कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ, पढ़ाने का। आप भले ही आप बिल्कुल आराम से फोन लेके बैठे हो, लेकिन आप भी पढ़ने का कार्य कर रहे हो, यानी कि हम हर टाइम 24 घंटे काम करते रहते, चाहे वो सोने का ही काम क्यों ना, चाहे वो टाइम पास करने का ही काम क्यों ना हो। ठीक है, वो काम जिस समय में हो रहा होगा ना उस समय को हम टेंसेस यानी कि काल कहते हैं। ऐसे हम पढ़ाने कार्य कर रही हूँ, यानी कि वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में पढ़ाने कार्य कर रही हूँ। ठीक है, तो पढ़ाने का कार्य कौन से समय में हो रहा है, वर्तमान में, तो समय कौन सा, वर्तमान, और उसी वर्तमान को हम टेंसेस कह देंगे। ठीक है, समझ में आया। अब वो समय हो कैसे कह सकते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में जो इंसान है वो काम किस समय में कर सकते हैं। भाई बहुत ज्यादा रिसर्च करी गई, खोज की गई, तो केवल 3 समय निकले, यानी कि 3 ही समय थे। इन 3 समय के अंदर ही सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, वो 3 समय कौन कौन से निकले, फर्स्ट तो निकला दोस्तों पास्ट, सेकंड निकला प्रेजेंट, और थर्ड निकला फ्यूचर। अब इसका मतलब क्या है दीदी, बिल्कुल इजी है। पास्ट यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। यानी कि भाई ऐसा काम जो बीत गया हो, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें पंचुएशन पढ़ा चुकी हूँ, यस भाई सही बात है, मैंने तुम्हें पंचुएशन पढ़ा दिए। तो जो पंचुएशन पढ़ाने काम है ये कौन से समय में हुआ है, ये भूतकाल यानी कि बीत गया, तो इस काम को हम किस में लेंगे, पास्ट में लेंगे। ठीक है, फिर प्रेजेंट की बारी, मैं तुम्हें टेंसेस पढ़ा रही हूँ, तो ये काम चल रहा है, वर्तमान का हो गया, इसे हम प्रेजेंट कह देंगे। अब भाई फ्यूचर की बारी, मैंने कहा मैं तुम्हें आगे और भी टेंसेस पढ़ाऊंगी, यानी कि अभी पढ़ाए नहीं है, जो पढ़ाने का कार्य है वो किस समय में होगा, आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो इसे हम कह देंगे फ्यूचर टेंस कह देंगे। ओके, अब दोस्तों प्रेजेंट पे फोकस डालना है। तो जब ये प्रेजेंट की बात आती है ना, कि मतलब हमसे कोई भी पूछता है कि बताओ ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो सच बताना, हम सबसे क्या बताते हैं, हम एक ही बात बताते हैं, प्रेजेंट यानी कि जो काम चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी गलत है डेफिनेशन, हाँ सही है, लेकिन ये अधूरी है, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। आज पूरी डेफिनेशन सुन लो भाई। देखो कोई भी हमसे पूछता है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो सबके मुंह पे यही आता है कि जो काम चल रहा है, जो काम यानी कि जो काम वर्तमान में चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कह देते हैं, क्योंकि हमने छोटों से यही सीखा है, हमें छोटे छोटे बच्चे थे, हमें जब से यही सिखाया गया है। लेकिन ये अधूरी है, गलत नहीं कहूंगी, अधूरी है, पूरी सीखना जरूरी है। जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो ये डेफिनेशन काम की नहीं होगी। ठीक है, तो पूरी क्या है, पूरी सुनो। देखो भाई, प्रेजेंट टेंस होता है ऐसा काम जो हैबिट है हमारी, यानी कि जो आदत है, जो पहले भी था, जो आज भी है, जो हमेशा रहेगा। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जो बीत गया हो। ऐसे मैं तुम्हें पंचुएशन पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने तुम्हें पंचुएशन पढ़ा दिए, काम बीत गया। फ्यूचर का होता है जो आएगा, लेकिन प्रेजेंट होता है जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं सैर पर जाती हूँ, तो पहले भी जाती थी, आज भी जाती हूँ, हमेशा जाऊंगी, तो मेरी आदत है ना। सूर्य पूरब से निकलता है, पहले भी निकलता था, आज भी पहले भी निकलता था, आज भी निकलता है, हमेशा हमेशा निकलेगा। तो ये काम ऐसे जो हैबिट है, यानी कि जो पहले भी थे, आज भी थे और आगे भी रहेंगे, तो प्रेजेंट टेंस हम उसे कहते हैं जिसमें हैबिट का बोध हो। किसका हो, हैबिट यानी कि आदत का बोध हो। दूसरा जो हमने छोटे बच्चे सीखी है, कौन सी, जो काम हमेशा चल रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और तीसरा दोस्तों, ऐसा कोई काम जो भले ही हो चुका हो, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है,
असर है वो अभी भी पड़ रहा है। कैसे? देखो भाई, किसी ने मुझसे कहा कि अभी आप झाड़ू लगा दो, मैंने झाड़ू लगा दी, हो गया काम। उसके 1 घंटे बाद उन्होंने कहा कि आप पोछा लगा दो, मैंने कहा मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। तो भले वो झाड़ू लगाने का कार्य हो गया हो, लेकिन वो काम अब वर्तमान में असर डाल रहे हैं, यानी कि भाई वो मेरे काम आ रहे कि अब मैं पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। तो झाड़ू लगा चुकी हूँ ये ऐसा है, भले काम हो चुका हो लेकिन इसका प्रभाव अभी भी पड़ रहा है। तो प्रेजेंट के 3 पॉइंट याद रखने, कौन कौन से? एक तो जो आदत हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, एक जो चल रहा हो वो भी प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है, और एक ऐसा काम जो भले ही हो चुका हो लेकिन उसका असर अगर वर्तमान में दिख रहा है तो हम उसे क्या कह देंगे? प्रेजेंट टेंस कह देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे टेंसेस के 3 टाइप्स निकले, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, टेंसेस कोई काम किस समय में हो रहा है ये भी टेंसेस बताते हैं, और कोई काम कितना हो रहा है ये भी टेंसेस बताते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों वर्क का मतलब होता है कोई काम कितना हो रहा है, किस समय में हो रहा है ये भी काल बताते हैं, और कितना हो रहा है। अब दोस्तों देखो, मैंने आपसे सवाल किया कोई काम कितना हुआ है, आपने कहा दीदी पता नहीं चल पा रहा कोई काम कितना हुआ है, यानी कि डेफिनेट नहीं है, तो उसका नाम क्या रख दिया? इनडेफिनेट रख दिया। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं पता चल पा रहा। ठीक है, तो इनडेफिनेट रख दिया, जिसे हम सिंपल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंपल, यानी कि बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल सही, बिल्कुल भाई बिल्कुल अच्छे से नहीं पता चला टाइम कौन सा, बस हाँ पता, बिल्कुल थोड़ी सी हिंट पता चल पा रही है। ठीक है, ओके। फिर मैंने आपसे सवाल किया बताओ दोस्तों कोई काम कितना हुआ है, आपने कहा दीदी वो काम तो चल रहा है। अब मैंने पूछा कोई काम कितना हुआ है, आपने कहा वो काम दीदी चल रहा है। ठीक है, यानी कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कोई काम जब चल रहा होता है ना, जब काम लगातार चल रहा होता है, कंटिन्यूटी होती है, तो हम इसे कहते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, फिर मैंने आपसे सवाल किया कि बताओ दोस्तों कोई काम कितना हुआ है, आपने कहा दीदी वो काम तो हो चुका है। ये कितने के उत्तर है? कितना हुआ है पता नहीं चल पा रहा, कितना हुआ है दीदी? चल रहा है, अभी यानी कि चल रहा है। कितना हुआ है? आपने कहा दीदी वो पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका होना यानी कि परफेक्ट। क्या? परफेक्ट। ठीक है, ओके। फिर मैंने आपसे सवाल किया कि बताओ कोई काम कितना हुआ है, आपने कहा दीदी वो काम थोड़ा हो चुका है और अब भी चल रहा है। ऐसे मैंने तुमसे कहा कि दोस्तों मैं 2021 से तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो 2021 से और अब क्या है 2025, यानी कि 5 साल पढ़ा भी चुकी हूँ, यानी कि 5 साल आधा काम हो भी चुका है और अभी भी चल भी रहा है, यानी कि अभी भी मैं पढ़ा ही रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा काम जो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूरा हो चुका हो, लेकिन अभी पूरा नहीं होता, थोड़ा हुआ होता है। 2021 से 2025 थोड़ा काम हुआ भी, मतलब हो भी चुका है और थोड़ा काम चल भी रहा है। मैं तो 2021 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो अब मैं पढ़ाई भी रही हूँ, यानी कि काम चल भी रहा है। ठीक है, तो चल रहा है यानी कि कंटिन्यूस हो गया, और थोड़ा सा काम हो भी गया तो परफेक्ट। तो ऐसे बना हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ऐसे जब हमने पूछा कि कोई काम कितना हुआ है तो हमें 4 मिले। क्या मिले? 4 ऑप्शन मिले, ये रहे हमारे 4, और इन्हीं को ही टेंस के टाइप्स बना दिया। ठीक है, जैसे टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों मान लो पास्ट टेंस है, यानी कि समय हमारा भूतकाल है, हम भूतकाल समय में भी सवाल कर सकते हैं कोई काम कितना हुआ है। हमने कहा भाई भूतकाल समय में हमने सवाल कर लिया कोई काम चल रहा है भूतकाल में, कोई काम पूरा हो चुका है भूतकाल में, कोई काम ऐसा है। ऐसी बात प्रेजेंट में भी हो सकती है, यानी कि प्रेजेंट में भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। तो ऐसा ही बना दिया कि टेंसेस के टाइप्स बना दिए, यानी कि पास्ट के भी 4 टाइप्स हो जाएंगे, प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स। तीनों के 4 यानी कि 3 चौक 12, यानी कि हमारे 12 टेंसेज है जिन्हें हमें अब डीपली पढ़ना है। ठीक है, अब इनका नाम क्या है दोस्तों? देखो नाम कैसे रखेंगे, मेरा नाम भी दोस्तों सपोज करो मेरा नाम मोनिका है, एक और लड़की है उसका नाम भी मोनिका है, टीचर को हमें बुलाना है, अब कहेगी मोनिका यहाँ पे आओ, कौन से जाएगी नहीं पता, ये सपोज कर लो कि भाई मेरे जो पापा हैं उनका नाम मानो रुद्र है और उसके पापा का नाम राकेश है। ठीक है, तो वही मोनिका राकेश वाली, तो समझ जाएंगे वो उठ के जाएगी। ठीक है, तो नाम दोनों का मोनिका ही था, लेकिन पीछे हमने पिता का नाम लगा के ये पता चल गया कि हाँ भाई जाना किसको है। ऐसे यहाँ पर है, इंडेफिनेट पास्ट का भी होता है, प्रेजेंट का भी होता है, फ्यूचर का भी होता है। अगर हम इंडेफिनेट के आगे पास्ट लगा देंगे तो यानी कि पास्ट वाला इंडेफिनेट। मैंने कहा आपसे बताओ बच्चों परफेक्ट सुनाओ, आप कहोगे दीदी कौन सा वाला परफेक्ट, मैं कहूँगी पास्ट वाला परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट। फिर मैंने कहा बताओ दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूस सुनाओ, आप कहोगे कौन सा वाला, फिर मैं कहूँगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सुनाओ। ठीक है, जैसे 4 टाइप्स हैं, इनके आगे इनके नाम लगा दें, जैसे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम 12 टेंसेस को बिल्कुल डीपली नहीं सीख पाएंगे, लेकिन छोटी सी ट्रिक है जिससे मैं इन 12 टेंसेस को अच्छे से क्लियर कर दूंगी।
दोस्तों टेंसेस हम डीपली तो सीख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम डीपली सीखेंगे तो हमारी वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप बहुत अच्छे से हिंदी की इंग्लिश बनाना अच्छे से चाहते हो कि हम बना पाएं, बिल्कुल डीपली सीखना चाहते हो, तो आप उस वीडियो को 2 घंटे वाली को देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसे पूरी कोशिश करूंगी आपको अच्छे से सिखा पाऊँ, लेकिन इसको मैं उस तरीके से सिखाऊंगी, यानी कि भाई ऐसा तरीका होगा जो शायद किसी और वीडियो में या फिर किसी और ने इससे पहले ना सिखाया हो, ठीक है। ये बिल्कुल अलग होगा। इससे बस आपको कुछ वर्ब याद करवाऊंगी, यानी कि आपने देखा होगा आपकी इंग्लिश ग्रामर की गाइड के अंदर बहुत सारी वर्ब लिखी होती है ना, उन वर्ब। अब वो वर्ब कितनी होती है भाई, देखो कई गाइडों के अंदर 300 वर्ब होती हैं, कईयों के अंदर 500 होती है, कईयों के अंदर 1500 भी होती हैं। उन 1500 2000 में से मैं केवल आपको 3 वर्ब याद करवाऊंगी, केवल आपको 3 याद करनी है। उन 3 के ऊपर ही हमारा सारे के सारे 12 के 12 टेंसेस घूमेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो उससे पहले आपको थोड़ी सी बातें याद करनी पड़ेंगी, वो क्या है दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो टेंसेस होते हैं ना उनको क्या कहा जाता है, वर्ब की फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ब की फॉर्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वर्ब की फॉर्म, क्योंकि दोस्तों हमारे 12 टेंसेस होते हैं, सबके तीनों के अपने 4 बेटे, यानी कि 12 टेंसेस हो गए। मान लो हमारे सामने कोई सेंटेंस लिख दिया और किसी ने कहा कि इसमें से टेंसेस पहचानो, तो हम पता है उसको सेंटेंस में क्या देख के हम टेंसेस पहचानेंगे, वर्ब देख के। वहां पे वर्ब लिखी होंगी, नहीं तो होंगे तो वहां पे नाउन भी होगा, वहां पे ऑब्जेक्ट भी होगा, वहां पे प्रेपोजिशन भी। नहीं, केवल वर्ब को देख के हम केवल वर्ब को देख कर ही पहचान पाएंगे कि हाँ ये कौन सा टेंस है, यानी कि टेंसेस को वर्ब की फॉर्म कहा जाता है। वर्ब की अलग अलग फॉर्म आती है, कभी ये फॉर्म आ गई तो ये टेंस है, ये फॉर्म आ गई तो ये टेंस है। ऐसे वर्ब की अलग अलग फॉर्म आती है, जिनके कारण हम बता पाते हैं कि टेंस कौन सा है। तो इसलिए टेंसेस को वर्ब की फॉर्म कहा जाता है। टेंसेस की शक्ल जो होती है ना पूरी वर्ब की फॉर्म की ही होती है, ठीक है। अब दोस्तों वर्ब हमारी कितने तरीके की होती है, मेनली 2 तरीके की होती है, सब बताते हैं कौन कौन सी। हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी कि एक जगह हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी और एक जगह मेन वर्ब, ये दोनों लिखी होंगी। इन दोनों को देखकर हम पहचान पाएंगे कि कौन सा हमारा टेंसेस है, ठीक है। तो इसमें से हम कुछ हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे और मेन वर्ब के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। वही बातें सारे के सारे 12 टेंसेस के अंदर घूमेगी, ठीक है। तो सब मेन वर्ब हमारी कितने तरीके की होती है, ऐसे गो जाना, गो, वेंट, देयर, ये हमारी फॉर्म होती है वर्ब की। अब दोस्तों कितने तरीके की होती है, ये होती है दोस्तों हमारी 5 तरीके की। हाँ मुझे पता है, हमने छोटों से हमेशा 3 सीखी है, जैसे गो, वेंट, देयर। किसी ने 3 सीखे, किसी ने 4 सीखी है, लेकिन रियलिटी क्या है, ये कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। तो कितनी फॉर्म होती है वर्ब की, मेन वर्ब की बात कर रही हूँ अभी मैं, किसकी बात कर रही हूँ, मेन वर्ब की। हम फोकस केवल किस पे डालेंगे, मेन वर्ब पे डालेंगे, ठीक है, क्योंकि अब जितनी बात होगी यहाँ पे मेन वर्ब की बात होगी। अब मेन वर्ब कितने तरीके की होती है, 5 फॉर्म होती है इनकी वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 4th फॉर्म और 5th फॉर्म, ठीक है, ओके। तो अगर आपको पता है वर्ब की 4th फॉर्म कैसे बनती है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देते हैं ना, तो वर्ब की 4th फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। और ऐसी वर्ब की 5th फॉर्म कैसे बनती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर es लगा देते हैं, जहाँ पे एस शूट करते हैं वहां पे एस लगा देते हैं, जहाँ पे es शूट करते हैं वहां पे es लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि 2 फॉर्म ऐसी हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनती है, यानी कि इसमें ing जोड़ दोगे तो ये बन जाएगी, ऐसे es जोड़ देंगे तो वर्ब की 5th फॉर्म बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। कहीं भी मान लो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यानी कि उसका मतलब है वो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रही है, यानी कि वो जो कार्य है वो प्रेजेंट का है, यानी कि वर्तमान का है, ठीक है, ओके। अब मान लो दोस्तों कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि वेंट, बहुत सारी होती है, 500 600 कितनी होती है हमारी वर्ब की फॉर्म, तो मान लो सारी हमारी सेकंड लगी हुई है, तो इसका मतलब है वो टेंस हमारा पास्ट है, यानी कि जो भी कार्य हो रहा होगा उस वाक्य के अंदर वो भूतकाल का होगा, ठीक है। फिर आती है आपकी थर्ड फॉर्म की बारी, इसका मतलब होता है परफेक्ट। अब दीदी परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि पास्ट प्रेजेंट तो सीखा है, परफेक्ट नहीं सीखा, ये क्या होता है, बिल्कुल इजी होता है। जो पास्ट का ही पास्ट होता है ना उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने दोस्तों एक उदाहरण बोलती हूँ, मैंने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, यानी कि भाई डॉक्टर बाद में आए, उसके आने से पहले ही मरीज की डेथ हो गई थी, मरीज मर गया, तो दोनों काम तुम्हारे पास्ट में हो गए, यानी कि डॉक्टर भी आ लिया और मरीज ही मर लिया, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि पास्ट में कौन सा काम पहले हुआ था, मैं आपसे एक बात पूछूंगी, पहले बीता हुआ परसों गया था, बीता हुआ कल गया था, सब जानते बीता हुआ परसों पहले गया था, बीता हुआ कल बाद में गया था। हालांकि दोनों काम हो गए पास्ट में, लेकिन कौन सा काम पास्ट में सबसे पहले हुआ, बीता हुआ परसों। तो जो काम पास्ट में भी सबसे पहले होता है ना उसे हम परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, अब डॉक्टर भी आ लिया, मरीज भी मर, दोनों काम पहले हो गए, लेकिन पहले मरीज मरा था फिर डॉक्टर आया था। हालांकि दोनों चीजें हैं पास्ट की, लेकिन पास्ट में भी सबसे पहले मरीज के मरने का काम हुआ था। तो जो पास्ट का पास्ट होता है, यानी कि जो पास्ट में सबसे पहले काम हुआ था उसे हम कहते हैं परफेक्ट, ठीक है, ओके। अब दोस्तों
वर्ब की फोर्थ फॉर्म की, कहीं भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है तो उसका मतलब यानी कि किसको शो कर रहा है, कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताई थी मैंने कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो एक बात ध्यान रखना, सभी टेंसेस के अंदर तो नहीं, लेकिन कुछ टेंसेस के अंदर एक काम आएगी, कम से कम 6 टेंसेस के अंदर ये काम आएगी। कौन सी बात, कि कंटिन्यूअस जहां पे भी लिखा हो ना, अपने दिमाग में इस इमेज को फिट कर लेना कि हाँ जहां पे आईएनजी उसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी, लगातार, और लगातार जो चीज हो ना वो कौन सी वर्ब की फॉर्म दिखाती है कि कोई काम लगातार हो रहा है, वो होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ होगा तो समझ लेना वो हमारा कंटिन्यूअस है, यानी कि कंटिन्यूटी वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आते ही इस इमेज को हमेशा याद रखना, फर्स्ट बात। ठीक है, माइंड में सेट कर लो। ओके, अब आपकी फिफ्थ फॉर्म की बारी सुनो। इसका यूज होता है, मतलब इसका यूज कहाँ, जहां भी होगा मतलब वो समय हमारा प्रेजेंट है। दीदी दो प्रेजेंट, अब किसका कब यूज करेंगे ये नहीं आ रहा समझ में। देखो भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी मतलब प्रेजेंट टेंस होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का भी मतलब प्रेजेंट टेंस होता है। बस अंतर इतना है कि प्रेजेंट टेंस है, मान लो उस टेंस के अंदर अगर हमारा पर्सन अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। अगर पर्सन हमारा प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, अगर एक वचन है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का, और बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ऐसे मैंने आपसे दोस्तों कहा कि मैं कहती हूँ कि वे जाते हैं, तो वे के अंदर तो बहुत सारे इंसान आ गए। अगर बहुत सारे इंसान आ गए तो मैं किसका यूज करूंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करूंगी। जैसे कि दे गो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ वह जाता है, वह में एक आ गया, दो जाता है यानी कि है तो प्रेजेंट ही, बस अंदर इतना है। अगर पर्सन वे था तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो का यूज किया। अगर पर्सन वह हो गया तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि गोज का यूज करूंगी, ही गोज। ठीक है, बस अंतर इतना है। इतनी बातें याद हुई। ओके, अब ये थी हमारी मेन वर्ब की बातें। मेन वर्ब में बस आपको ये 5 चीजें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। दोस्तों बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि देखो अभी मैंने आपको बताया था कि टेंसेस को वर्ब की फॉर्म कहा जाता है, यानी कि भाई सेंटेंस के अंदर वर्ब ही लिखी होंगी, हेल्पिंग और मेन वर्ब एक साथ होंगे। उन्हें हम देखेंगे कि भाई कौन सी फॉर्म कैसे है, उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे हाँ भाई कौन सा टेंस है। तो मेन वर्ब तो हमने देख लिया कि मेन वर्ब कैसी कैसी हो सकती हैं, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, सिंगुलर, ये देख लिया। अब आती है हेल्पिंग वर्ब की बारी। केवल 3 वर्ब की फॉर्म याद करनी, केवल 3, और सारे के सारे 12 के 12 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब इन तीनों के ऊपर घूमेगी। ठीक है, अब वो 3 कौन सी दोस्तों, फर्स्ट सुनो, इज एम आर। कौन सी है, इज एम आर। ठीक है, ये दोस्तों होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, इज एम आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, यानी कि इज एम आर का यूज हम प्रेजेंट में करेंगे। ठीक है, अब इज एम आर की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर, यानी कि हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट टेंस में होगा, यानी कि वॉज वर का यूज पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, अब थर्ड आती है बीन, फोर्थ आती है बीइंग, और फिफ्थ आती है इज और एम। ठीक है दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुननी है, बिल्कुल फोकस यहाँ पे होना चाहिए। देखो दोस्तों, इज एम आर हमने जब हम छोटे से थे हमने जब से सुना है कि इज का यूज किसके साथ करते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, यानी कि जब कोई भी सिंगुलर चीज होती है, ही शी इट, या फिर कोई भी एक वचन चीज है, एक वचन नाउन है, तब हम हमेशा इज का यूज करेंगे। सी, ही इज, शी इज, इट इज। ठीक है, एम का यूज कब करते हैं, एम का यूज करते हैं आई के साथ, यानी कि आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा। ठीक है, आर का यूज कहाँ करते हैं, जब हो हमारे बहुवचन पर्सन हो। कैसे हो, बहुवचन पर्सन हो, जैसे कि वी, यू, दे, या फिर कोई बहुवचन चीज जैसे बुक्स। अगर बुक्स यानी कि बहुवचन हो गया तो बुक्स आर लगाएंगे हम, और अगर केवल बुक आया है यानी कि एक वचन हो गया, एक किताब है, तो बुक के साथ हम इज लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर फोकस डालो कि आई, ही, शी, इट, ये सारी चीजें हमारी सिंगुलर पर्सन है। एक प्रकार से देखिए सिंगुलर पर्सन है। एक बात आपको बता देती हूँ, आई का मतलब क्या होता है, मैं यानी कि सिंगुलर, तो हमेशा आई के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। भाई सब जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर पर्सन ही यूज होगा। अब आई एक सिंगुलर पर्सन है, आई का मतलब होता है मैं यानी कि एक पर्सन, तो उसके साथ तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर ने कहा है कि आई को हमेशा हम बहुवचन की श्रेणी में लेंगे। आई को कभी भी सिंगुलर नहीं माना जाएगा, आई को हमेशा हमें बहुवचन ही मानना है। तो आई के साथ हमेशा कौन सी वर्ब यूज होगी, बहुवचन वाली वर्ब यूज होगी। ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर का कहना है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट के तरीके सीखो, ये चारों हमारे सिंगुलर पर्सन है। अगर सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर वर्ब आएंगे। अब दीदी आपने बताया था कि जब सिंगुलर वर्ब हो तो उन्हें हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में डाल देंगे। समझ रहे मेरी बात, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट और सिंगुलर, यानी कि जब पर्सन सिंगुलर हो तो हम इस फॉर्म का यूज करेंगे।
थोड़ी देर दोस्तों पहले मैंने आपको बात बताई थी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो क्या बनती है, हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर है इज एम आर है, तो इज एम आर में से हम यहाँ पे आर के साथ एस तो लगा नहीं सकते, एम के साथ एस या फिर ईएस नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे लगाने से जो शब्द है वो भद्दा बन जाता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे से इन दोनों को निकाल लिया, इज और एम को। क्यों निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों वर्ब हमारी सिंगुलर वाली है। ठीक है, और यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे हमें कौन सी वर्ब का यूज करना पड़ता है, सिंगुलर वाली का। ठीक है, ओके आगे देखो, इन्हें बी की फॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बी की फॉर्म। सेकंड दोस्तों हमारा हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव। अब हैज हैव की सेकंड फॉर्म कौन सी क्या होती है, हैड, यानी कि पास्ट हो गया। परफेक्ट क्या होगी, हैड। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, हैज। ठीक है, तो ऐसे बस आपको 5 याद करनी है, फर्स्ट कर लो, सेकंड कर लो, एंड थर्ड दोस्तों हमारी डू की। ठीक है, डू के बाद डिड के बाद डन, डू डिड डन डूइंग। देखो कैसी बन रही है, आईएनजी लगा रहे हैं ना, इन पे ध्यान मत देना, इन पे फोकस मत देना। मेन जो होते हैं ना, हमारी जितनी मेन वर्ब होते हैं वो ऐसी बनते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस जोड़ दो तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। लेकिन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये दोस्तों देखो, ये जो है ना डू वाली, ये जो मैं अब आपको बता रही हूँ, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, इसकी बात अलग है। लेकिन ये हमारी मेन वर्ब नहीं है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें ये फोकस मत डालना कि दीदी इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं जोड़ा, ये हमारी ऐसी बनेंगी। ठीक है, ओके, डू डिड डन डूइंग और डज। ओके ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं जानती हूँ कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि दीदी हैज और इज एम ये 3 वर्ब हमारी ऐसी हैं जिनका यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं। और आपने भी एक बात कही थी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंगुलर, तो हम इनको सिंगुलर में डाल सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं हटाएगा इन्हें। ठीक है, बस रूल है, ये यहाँ से नहीं हटाए जाते, यहाँ पे इन्हें रखा ही जाएगा। ठीक है, तो बस इन तीनों को याद कर लो, सब कुछ इन तीनों पे घूमेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारी सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है, और इससे पहले सिखाई थी सारी हमारी मेन वर्ब थी। यानी कि ऐसा होगा कहीं पे हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, कहीं पे वर्क के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, ऐसे आएंगे हमारे सामने। ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब ऐसे आएंगी, और इनके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि टेंसेस कौन सा है। ठीक है, ये तो हिंट के अकॉर्डिंग था, 12 के 12 टेंसेस को इजीली सभी के प्रोडक्ट सीखने वाले हैं। बताती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे इंडेफिनिट की जगह हम सिंपल भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहले तो यानी कि भाई इसका यूज हम किस सेंटेंस के अंदर करेंगे, यानी कि वाक्य तो बहुत सारे होते हैं, वो वाक्य कैसा होना चाहिए ना, उस वाक्य कहाँ से उसका अंत होना चाहिए, कहाँ से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, वो वाक्य कैसा होना चाहिए ताकि हम उसमें यूज कर सके। यानी कि 12 टेंसेस है, ऐसे थोड़ी ना सेंटेंस दे दिया तो कौन सा टेंस इसको सेंटेंस में लगाओगे तो पता होना चाहिए ना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब होता है कि ऐसा एक्शन जो हमेशा हमारी हैबिट रहा हो। ठीक है, जो पहले भी था आज भी है और हमेशा रहेगा। ठीक है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आपके सामने दोस्तों मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, मैंने कहा दोस्तों कि मैं सैर पर जाती हूँ, यानी कि ये जो वाक्य ना हमारा इंडेफिनिट है, यानी कि कोई डेफिनेटली से बात पता नहीं चल रही है, बस इतनी बात पता चल रही है कि हमारा प्रेजेंट है। यानी कि मैं सैर पर जाती हूँ, पहले भी जाती थी, आज भी जाती हूँ, हमेशा जाऊंगी। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपके सामने ऐसे बोलूँ कि मैं सैर पर जा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि जो काम है वो चल रहा है। यानी कि इस सेंटेंस में तो काम बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ रहा है, बिल्कुल पक्की तरीके से, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इंडेफिनिट नहीं कहेंगे, बिल्कुल अच्छी बात समझ में आ रही है, इसे हम कंटिन्यूस कह देंगे, क्योंकि जा रही हूँ काम चल रहा है, इसे हम कह देंगे कंटिन्यूस। ठीक है, लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें बात बिल्कुल एक्यूरेट ना पता चले, केवल इतना बस हिंट मिल जाएगी हाँ ये बात प्रेजेंट की है। ठीक है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं आदत वाले, हैबिट वाले, जो पहले भी थे आज भी है हमेशा रहेंगे, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं सैर पर जाती हूँ, जो सूरज है पूरब से निकलता है, जो पृथ्वी है वो गोल गोल घूमती है। तो मैं जितने वाक्य बोले हैं उसमें आपने एंड में देखा क्या यूज हो रहा है, मैं सैर पर जाती हूँ तो ती हूँ यूज हो रहा है, वह सूर्य पूरब से निकलता है ता है यूज हो गया, जो पृथ्वी है वो गोल गोल घूमती है ती है यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर कोई हिंदी का वाक्य है और उस वाक्य के अंत में मान लो आपको मिल जाए ता है, क्या मिल जाए, ता है, ते है, ती है, यानी कि अंत इन से हो रहा, ता है, ते है, ती, जाता है, मिलता है, गाता है, नाचता है, तो ऐसे अगर मिल जाए तो उसमें अगर हिंदी का वाक्य ऐसे है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चीजें लगाएंगे, चीजें यानी कि इसके प्रोडक्ट लगाएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दीदी क्या क्या यूज होते हैं, यानी क्या क्या उसके प्रोडक्ट है, तो वो सुनो। देखो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम डू का और डज का यूज करते हैं,
और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी हम इसके साथ यूज करते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करते हैं, डू का भी यूज करते हैं और डज का भी यूज करते हैं। अब दोस्तों देखो, डू डज हमारी दो हेल्पिंग वर्ब हो गई। ध्यान रखना टेंस के अंदर दो दो हेल्पिंग वर्ब आएंगी, तो ये बात ध्यान रखनी कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सा पर्सन लेगा, यानी कि डू किस पर्सन के साथ यूज होगा, डज किस पर्सन के साथ यूज होगा। दोस्तों डू होगा प्लूरल पर्सन के साथ, यानी कि बहुवचन पर्सन है ना। अगर मान लो हमारे बहुवचन पर्सन है तो हम डू का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर यानी कि एक वचन पर्सन है तो हम डज का यूज करेंगे। अब बहुवचन पर्सन के अंदर आई भी आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर आई को भी बहुवचन में माना जाएगा। इंग्लिश ग्रामर ने कह दिया ये बात कि आई हमेशा बहुवचन में रखा जाए, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे और सारी बहुवचन नाउन सबके साथ डू का यूज होगा, और ही, शी, इट और सारी एक वचन नाउन, ठीक है, सबके साथ हम डज का यूज करेंगे। अब दोस्तों देखो, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होगा, यानी कि हमारा सेंटेंस होगा। दोस्तों हमारा सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि नकारात्मक भी हो सकता है, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनके भी नखरे थे, समझ रहे मेरी बात। इसमें यह है कि कई टेंसेस तो कहेंगे, कई टेंसेस के अंदर जो प्रोडक्ट होंगे ना, उसमें तो ऐसा होगा कि वे प्रोडक्ट कहेंगे कि हम सारे सेंटेंसेस के अंदर अलाउड है, हमें आप सब सेंटेंसेस के अंदर यूज कर सकते हो। लेकिन प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के सेंटेंस ने कहा कि नहीं, अगर सिंपल सेंटेंस है ना, अगर हमारा वाक्य है सिंपल है, तो मैं क्या डू और डज को नहीं लूंगा, मैं केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लूंगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी इसके साथ होता है, एस या फिर ईएस, ठीक है, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लूंगा और उसके साथ एस या फिर ईएस को भी लूंगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब आ जाएगा, जब पर्सन सिंगुलर हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाता है, यानी कि प्रेजेंट यानी कि सिंगुलर, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस ने कह दिया कि मैं डू डज को नहीं लूंगा, मैं केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लूंगा, ठीक है। इसकी बारी नेगेटिव इंटरोगेटिव की बारी, ये दोनों भाई एक साथ हमेशा ही रहते हैं, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम लेंगे डू को, डज को और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है। तो ऐसे ही चुना गया, यानी कि जरूरी नहीं कि हर टेंस जैसे नखरे करे, यानी कि सबके ऐसे हो, नहीं, केवल प्रेजेंट डेफिनिट टेंस ने कहा कि अगर सिंपल सेंटेंस है ना, तो केवल तो डू डज को मत दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और ऐसे ही एस को दो, ठीक है। और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डू को दो, डज को दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दो, ठीक है, ओके। देखो वह सैर पर जाता है, फॉर्मेट तो पता है ना, हिंदी की इंग्लिश बना रहे तो कैसे बनेगा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब हमारी दो हैं तो पहले हेल्प वर्ब लगा दो, फिर मेन वर्ब लगा दो, और अगर नकारात्मक सेंटेंस यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्प वर्ब के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो, ठीक है, ओके। वह सैर पर जाता है, अब हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, देखो वह सैर पर जाता है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, तो सब बारी वर्ब के लगने की। अब दोस्तों देखो, वर्ब कितनी होती है, दो होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा सेंटेंस सिंपल है, देखो पहले सेंटेंस देखो, ताहे से एंड हो रहा है, ताहे मतलब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। फिर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के सारे प्रोडक्ट अपने माइंड में फिट कर लो, ठीक है। करने के बाद फिर आप देखो कि जो टेंस है हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, ये हमारा किस वाक्य में, कौन सा वाक्य है, तो हमने वाक्य देखा सिंपल सेंटेंस है, यानी कि सिंपल वाक्य। अगर सिंपल वाक्य होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। देखो आप, डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो सिंपल वाक्य के अंदर नहीं आती, यानी कि सिंपल वाक्य के अंदर केवल मेन वर्ब आएंगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई कैंसिल, केवल आएगी क्या, मेन वर्ब, ठीक है। तो ही गोज टू वॉक, ओके, बस ऐसे ही बनेगा हमारा। ही है ना, इसलिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा ही इसका यूज किया। मान लो ही ना होता है, यहाँ पे वे आ जाता है, वे यानी कि दे, ठीक है। यहाँ पे मान लो वे आ जाता तो वे का हम क्या बनाते हैं, दे, और दे यानी कि बहुवचन है तो हम दे के साथ तो गोज नहीं लगा सकते, तो हम दे के साथ गो लगाते, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऐसा ही इसका यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा ही जब लगा देंगे जब पर्सन हमारा क्या हो, सिंगुलर हो। अगर पर्सन सिंगुलर नहीं है, बहुवचन वाला है, तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, ओके। आगे दोस्तों हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका यूज कहाँ करते हैं, जब भी दोस्तों हमारा काम चल रहा हो, वर्तमान में अगर काम चल रहा होगा ना, तो हम क्या कह देंगे, कंटिन्यूअस कह देंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह देंगे। ऐसे मैं कहूंगी कि मैंने कहा भाई मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, वे खाना बना रही हैं, तो चल रहा है ना काम, बनाने का, खाना बनाने का काम चल रहा है, पढ़ाने का काम चल रहा है, तो कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूटी यानी काम जब चल रहा हो, ठीक है। तो यानी कि जब भी वाक्य के अंत में रहा है, क्या रहा है, रहे हैं, रही है, ये आ जाए, ठीक है। जैसे मैं खाना बना रही है आ गया, मैं तो पढ़ा रही हूँ, वह जा रहा है ये आ जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब इसके लिए प्रोडक्ट क्या क्या है, देखो भाई, इज, एम, आर, मुझे बताओ कितनी हेल्पिंग वर्ब है, 3 है, यानी कि तीनों के पर्सन अलग अलग होंगे, सब जानते हैं, इसका, एम का, आर का भी बताया था, ओके। और हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी आएगी। मेन वर्ब दोस्तों हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कहा था ना कंटिन्यूस आते ही, जहां पे लिखा आ जाए कंटिन्यूस समझ लेना, वहां पे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ING है, ठीक है। अब सेंटेंस में नखरे नहीं दिखा, उन्होंने कहा सबके अंदर सब अलाउड है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कहा कि सिंपल ने कहा कि मैं केवल इसको लूंगा, मैं केवल इसको लूंगा, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, लड़कियां नाच रही हैं। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, देखो, द गर्ल्स हो गया। अब द गर्ल्स यानी कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब दोनों है क्या, हेल्पिंग वर्ब भी है, हाँ, ये दीदी हेल्पिंग वर्ब, मेरी मेन वर्ब। अब देखेंगे पर्सन कौन सा है, गर्ल्स यानी कि बहुत सारी हैं, तो हम आर लगाएंगे। द गर्ल्स आर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि डांसिंग, ठीक है, द गर्ल्स आर डांसिंग। मानो सो नेगेटिव सेंटेंस होता है, लड़कियां नहीं नाच रही है, तो आर के बाद नोट लगा दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते, तो गर्ल्स आर नोट डांसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नोट डांसिंग, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब दीदी इसका यूज क्या करते हैं, देखो आपको पता है ना परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब काम हो चुका होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो भाई दीदी अगर काम हो चुका होता है तो यानी कि पास्ट की बात हो गई, तो हम इसे प्रेजेंट में क्यों पढ़ रहे हैं, इसे हम प्रेजेंट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है भले ही वो काम पास्ट में हो चुका हो, लेकिन इसका इफेक्ट, उसका असर अभी भी पड़ रहा है ना। तो ऐसा काम जो हो चुका है, भले ही वो काम हो चुका है, लेकिन उसका असर, वो काम, उसका प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा है, ठीक है। तो उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसलिए मैंने आपको प्रेजेंट की 3 डेफिनेशन बताई थी, और तीनों को हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी पूछे तो क्या कहना है कि भाई प्रेजेंट का मतलब होता है जो हमेशा है, ठीक है, यानी कि जो हमेशा है, जो पहले भी था, जो आज है, जो हमेशा है, जो काम चल रहा है, ऐसा काम जो हो चुका। ये हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट वाली डेफिनेशन बिल्कुल ना बताना, मतलब बेशक ना बताना, अगर नहीं चाहते तो बेशक मत बताना, लेकिन इन दोनों को मत भूलना, ठीक है, ओके। अब देखो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब समझ लिया। ऐसे मैंने कहा मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, तो काम तो हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी पड़ रहा है। तो क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, हिंदी के वाक्य था, अंत में क्या लगाया मैंने, चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में मान लो आ जाए चुका हूँ, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये आ जाए ना, हिंदी के वाक्य के अंत में ये भी दिख जाए, तो ध्यान रखना हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, ठीक है। इसके प्रोडक्ट क्या क्या है, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। दोस्तों मैं आपके सामने एक बात बोलती हूँ, देखो क्या हम प्रेजेंट में हैज हैव का यूज करते हैं, सच बताना। अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें याद करवाई थी, वो काम तो आएंगी ना। क्या हम प्रेजेंट में हैज हैव का यूज करते हैं, हाँ दीदी ऑफ कोर्स करते हैं। आपने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट होता है, ऑफ कोर्स करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे यही बात कही दोस्तों कि परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है परफेक्ट, ठीक है, यही मैंने कहा था। तो इससे आप देख सकते हो प्रेजेंट आ जाए, यानी प्रेजेंट में हैज हैव का यूज करते हैं, परफेक्ट मतलब आपकी थर्ड फॉर्म। लेकिन ये तरीका दोस्तों बहुत ज्यादा घटिया मान लो, अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, मेरी बात सुनो दोस्तों। देखो मैं आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले, मतलब एक टेंस के अंदर मैं आपसे कह दूं कि प्रेजेंट है, यानी कि आप लगा दो इज एम आर, क्योंकि भाई प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज कर सकते हैं, और मैं ये बात कह भी सकती हूँ बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। दूसरे टेंस की बारी आई, मैंने कह दिया कि प्रेजेंट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट भी होता है, तो वहां पे तो मैंने आपको प्रेजेंट का मतलब इज एम आर बता दिया, वहां पे प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दिया, हालांकि सही मेरे दोनों है। फिर एक और टेंस आया, उस टेंस के अंदर मैंने कह दिया कि प्रेजेंट मतलब हैज हैव, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया प्रेजेंट मतलब हैज हैव, और थोड़े पहले मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, उसके अंदर प्रेजेंट मतलब इज एम आर हो सकता है, कंटिन्यूस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, यानी कि भाई हमारे सामने बहुत सारे टेंसेस आ गए, अब हम प्रेजेंट किसे ले, यानी कि प्रेजेंट का मतलब मैंने इज एम आर भी बता दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता दिया, हैज हैव भी बता दिया, डूडस भी बता दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा किस सिचुएशन में यूज हो रहा है, यानी कैसे। अब टेंस के अंदर 12 के 12 टेंसेस है, उसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट, इन चारों में से कौन सा ले, कहाँ तक याद रखेंगे ना, तो इसलिए याद नहीं रखना, ऐसे नहीं सोचना, ये तो बस आपको तरीका था, ऐसे आपको कभी याद नहीं रखना कि परफेक्ट मतलब आपकी थर्ड फॉर्म में लगा दिया, ऐसे हर बार नहीं याद कर पाओगे। यहाँ पे तो मैंने परफेक्ट का मतलब आपकी थर्ड फॉर्म बता दिया, आगे सिचुएशन ऐसी आएगी कि परफेक्ट का मतलब आपको हेड बताऊंगी, हो सकता है परफेक्ट का मतलब आपको बीन बताऊंगी, हो सकता है भाई बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको याद नहीं रखना, ओके। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी कि हाँ हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैज हैव हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और की थर्ड फॉर्म क्या है, मेन वर्ब। अब हैज हैव यानी कि 2 हेल्पिंग वर्ब आ गई, 2 हेल्पिंग वर्ब आते ही समझ जाओ पर्सन बांटने हैं, ठीक है। तो सिंगुलर पर्सन के साथ हैज का यूज करेंगे और प्लूरल पर्सन के साथ हैव का यूज करेंगे, ठीक है। हम खाना बना चुके हैं, हम यानी कि वी यानी कि बहुवचन है तो हैव का यूज करेंगे। वी हैव कुक्ड, क्या लगाएंगे, कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वी हैव कुक्ड
द फुल, ठीक है। अब दोस्तों मान लो मेरे सामने किसी ने सेंटेंस दे दिया और कहा कि टेंस बताओ कौन सा है, तो कैसे बताऊंगी? हाँ, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ये हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है दीदी। कुक्ड क्या है? मेन वर्ब है। तो हम इन्हीं वर्ब को देख के बता पा रहे हैं कि कौन सा टेंस है, यानी कि हम टेंस को वर्ब की फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म अलग अलग तरीके की लगी हुई है, इन्हीं वर्ब की फॉर्म को देख के हम बता पा रहे हैं कि टेंसेस कौन सा है, ठीक है। ओके, आगे तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अब ये क्या होता है, इसे बिल्कुल ध्यान से सीखना है दोस्तों। इसका मैं आपको मतलब क्या बताया था कि इसके अंदर होता है परफेक्ट, यानी कि आधा काम हो चुका होता है, कंटिन्यूस और आधा काम हमारा चल रहा होता है। ऐसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें 2021 से क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही है, बच्चे कल से खेल रहे हैं, तो ऐसे यानी कि भाई कल से यानी कि आधा काम हो चुका है, 2 घंटे से बना रही है यानी कि 2 घंटे यानी क्या था, बना भी लिया है और बना रही यानी काम चल भी रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही होता है कि आधा काम हो चुका होता है और आधा काम चल रहा होता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए आपने एक बात पे ध्यान दिया कि भाई आधा काम हो चुका होता है और उस काम हो चुके होने के लिए हमें समय की जरूरत होती है। जैसे आपने सबके अंदर देखा हो, मैंने कहा था कि मैं 2021 से पढ़ा रही हूँ, तो 2021 में लगाया टाइम लगाया ना, मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही है, 2 घंटे बोला मैंने, वो कल से, आज से, 2003 से, 1991 से, 5 घंटे से, तो ये जो टाइम है ना ये जरूर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसी से पता चलेगा ना कि आधा काम हो चुका है, कल से खा रहे हैं, मतलब वो कल से खेल रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं वो मैदान में कल से खेल रहे हैं। ओके, तो आधा काम हो चुका है कि कल से खेल रहे हैं, आधा काम हो चुका है और कंटिन्यूली खेल भी रहे हैं, उसी टाइम भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम ही तो बताता है ना इसके बारे में, परफेक्ट के बारे में टाइम बताता है, टाइम लगाओगे तो पता कैसे चलेगा, ठीक है। अब दोस्तों कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? रहा है, रहे हैं, रही हैं, होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमने अभी पढ़ा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है, ऐसे लगाएंगे, रहा है, रहे हैं, रही हैं। तो दीदी अंतर क्या है, मतलब समझेंगे कैसे? देखो 2021 से, कल से, आज से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, तो यानी कि इसमें से लगा होता है, से रहा है, से रहे हैं, से रही हैं, बस अंतर इतना है, ये एक साथ नहीं मिलेगा आपको, यानी कि से रहा है हिंदी के अंत में एक साथ नहीं मिलेगा, से बीच में पाएगा और रहा है एंड में पाएगा, ठीक है। इसे ध्यान रखना, जब आप वाक्य देखो तो पूरा वाक्य देखना है और इस वाक्य में से नहीं लगा हुआ, केवल रहा है, रहे हैं, रही हैं ये लगे हुए हैं, तो समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। पूरा देखना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे रहा है और बीच में से है, वो आपने से नहीं देखा, तो ये भी देखना है, से रहा है ऐसे पाएंगे, ठीक है। वो से क्यों पाता है? वो से हमें टाइम बताने के लिए पाता है, हम टाइम बताते हैं, इस टाइम से हम ये काम कर रहे हैं, वो टाइम बताएंगे जब तो पता चलेगा ना कि आधा काम हो चुका है और आधा काम चल रहा है, ठीक है। अब इसके प्रोडक्ट की बात करें तो देखो हैज, हैव के साथ बीन लगाएंगे, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके अंदर क्या हम टाइम बताते हैं? ऑफ कोर्स टाइम बताते हैं, टाइम बताते हैं तो सिंस और फॉर का भी यूज होगा, यानी कि हम कहते हैं ना कल से, आज से, 2021 से, 5 घंटे से, जैसे टाइम बता रहे हैं तो सिंस भी तो लगाएंगे, सिंस 2021 फॉर 2 ईयर्स। बस अंतर इतना है कि अगर टाइम दोस्तों मान लो डेफिनेट है, यानी कि कोई टाइम है, वो टाइम मेरे को अच्छे समझ में आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, यानी कि भाई बिल्कुल बात समझ में आ रही है उस टाइम से, तो हम सिंस लगा देंगे और फॉर लगाएंगे जब टाइम इनडेफिनेट हो। ऐसे दोस्तों मैंने आपसे कहा कि मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही है, कौन से 2 घंटे? 9 से 10 के 2 घंटे, 1 से 2 के 2 घंटे, 4 से 5 के 2 घंटे, नहीं आ रहा समझ में कौन से 2 घंटे, ठीक है। तो उसमें हम 4 2 आवर्स लगाएंगे। ओके, मैंने कहा कि मम्मी सुबह से खाना बना रही है, तो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, देखो बिल्कुल सही हो गया। हाँ, कहीं सोचेंगे दीदी सुबह तो 4 से 5 में, 5 से 6 भी होती है, नहीं, इस पे फोकस नहीं करना, ये तो बता देना कि हाँ सुबह से बना रही है, तो मैं सिंस मॉर्निंग लगाऊंगी। 2021 से मैं सिंस 2021 लगाऊंगी। हाँ, भले डेट महीना नहीं बताया, लेकिन ये तो बता देना कि 2021 से चल रहा है वो काम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 घंटे ही नहीं पता कौन से हैं। ओके, तो 2 घंटे जब इनडेफिनेट टाइम है तो 4 का यूज करेंगे और डेफिनेट है तो सिंस का यूज करेंगे। अब इसे बनाएंगे क्या? मम्मी 2025 से खाना बना रही है। आप जानते हो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनता है फॉर्मेट? पहले वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब भी हमारी 2 तरीके की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें इसे बनाना है, क्या मम्मी 2005 से खाना बना रही हैं। अब इसका देखो कैसे बनेगा, पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। तो हैज और हैव में से मैं क्या लगाऊंगी? मम्मी यानी कि एक है तो हैज, फिर आएगा सब्जेक्ट द मदर, हैज द मदर, ठीक है, हैज द मदर। अब मेरी बात तो ध्यान से सुनो, दीदी यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज भी है, बीन भी है, तो आप क्या करो, हैज बीन द मदर लिखो। नहीं, क्या समझो मेरी बात, मान लो कहीं पे 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ है, यानी कि हैज बीन एक आ गई ना, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन 2 हो गई ना, हैज भी हो गई,
बीन भी हो गई। अगर दो हेल्प वर्ब आ जाए ना तो उनके हमें टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। यहाँ पे दो हेल्प वर्ब आ जाए तो पहले हैज लिख दो, फिर सब्जेक्ट लिख दो, फिर बीन लगाओ, ठीक है, फिर बीन लगाओ। यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, ये भी हेल्पिंग वर्ब थी, इनके टुकड़े कर दिए, इनके बीच में मैंने सब्जेक्ट को डाल दिया, ठीक है। तो हैज द मदर बीन, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब कुकिंग, ठीक है, हैज द मदर बीन कुकिंग द फूड, ठीक है, हमारा ऐसे आ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? मान लो भाई दो हेल्पिंग वर्ब है, ये रही एक हेल्पिंग वर्ब, ये रही एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे? इसके बीच में सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस है, वैसे ही हमारी दो हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस आ गया हमारा नेगेटिव, तो बीच में नेगेटिव यानी कि नोट लगा देना, ठीक है। ये यानी कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ गई तो वो दोनों कभी भी एक साथ यूज ही नहीं होंगे, यानी कि हैज बीन को हम कभी भी एक साथ यूज नहीं करेंगे। सिंपल सेंटेंस के अंदर मानो अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो हैज बीन एक साथ आ जाएगा, नेगेटिव है तो हैज नोट बीन आएगा, और अगर इंट्रोगेटिव है तो हैज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब बारी हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब इसका यूज क्या करते हैं? देखो दोस्तों, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई काम वर्तमान का होता है। किसका? जब कोई काम वर्तमान का होता है यानी कि प्रेजेंट। पास्ट मतलब जब कोई काम बीत जाता है पास्ट हो गया। फ्यूचर यानी कि जब कोई काम आगे होने वाला होगा तो हम फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। यानी कि इतनी हिंट तो दीदी हमें मिली गई कि प्रेजेंट में हम है का यूज करते हैं। है यानी कि भाई खाता है, चुका है किसको इंडिकेट करता है? वर्तमान को, प्रेजेंट को। पास्ट क्या इंडिकेट करते हैं? तो ये छोटे बच्चे वाली बात है, पास्ट इंडिकेट करता है था को, ठीक है, खाता था, गया, ठीक है, था को इंडिकेट करता है। फ्यूचर किसे इंडिकेट करेगा? गा को। किसे करेगा? गा को, गा गेगी, इन्हें इंडिकेट करेगा। ऐसे वह दिल्ली जाएगा यानी कि फ्यूचर में काम होएगा, तो गा गेगी फ्यूचर इंडिकेट करेगा। बस अभी करना क्या है, जितने हमने प्रेजेंट पढ़े हैं ना, सब हमने है लगा रखा था ना, वहीं पे उस है को हटाकर अब बात पास्ट ही कर रहे हैं, तो वहां पे रहा था, ता हैगा ता था, चुका हैगा चुका था, से रहा हैगा से रहा था। बस वहां पे था लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। सेंस ऑफ समझ गए होंगे, वही बात है जो हम समझ रहे थे, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी ये आ जाए, और साथ ही साथ इनके अलावा जो मेन है, अगर सवर की ध्वनि आ रही हो, ठीक है, जैसे आ, ई, उ, इनकी ध्वनि भी आती है, ठीक है, आ, ई, उ, ए, इनकी ध्वनि भी आए तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि वह दिल्ली गया, आ की ध्वनि आई, वह दिल्ली जाता था, पास्ट हो गया, भाई मतलब तो दोनों का पास्ट ही है। वह दिल्ली जाता था यानी कि पास्ट ही बात है, वह दिल्ली गया पास्ट ही बात है। सूरजपुरा से निकला यानी कि भाई निकला, आ गया, वह मार्केट गई, ई आ गया, हम दिल्ली गए, ए आ गया, तो आ, ई, ए ये भी आ सकता है, और ता था, ते थे, ती थी ये भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों तो कौन सा होगा? डिड होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसके अंदर यूज करेंगे। मैं आपको यही बता सकती हूँ कि पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन नहीं, ये ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए ऐसे याद नहीं करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड इसका यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है, लेकिन इसके भी नखरे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह। अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस ने कहा कि मैं अकेले वर्ब की सेकंड फॉर्म को लूंगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेंटेंस सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को लेता है, और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसने केवल डिड को लिया, उसने वर्ब की सेकंड फॉर्म को नहीं लिया, उसने केवल डिड को लिया, उसने डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिया, सेकंड को नहीं लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डिड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्यार करता था, ठीक है, ओके। अब देखो हम एग्जाम्पल लिखा, कोई नहीं, खुद लिख लेती हूँ मैंने कहा वे दिल्ली नहीं गए, वे दिल्ली नहीं गए, ठीक है। पहले आपको देखना है कि सेंटेंस कैसा है हमारा, ठीक है। गए यानी कि एक ही ध्वनि आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि हमें डिड का भी यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करना है, ठीक है। तो मैं कहूँगी वे की इंग्लिश क्या हो गई? दे के बाद क्या कहूँगी? दे डिड नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जाना, गो, ठीक है, दे डिड नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है। ऐसे हम इसका यूज करेंगे, ओके। बिल्कुल इसलिए बन गया सब्जेक्ट प्लस में हेल्प प्लस में नोट प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जब कोई काम पास्ट में चल रहा होता है, ठीक है, जब पास्ट में कोई काम चल रहा होता है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसे वह दिल्ली जा रहा था, बात खत्म, ठीक है। तो वही है, बिल्कुल सिंपल बात है, रहा था, रहे थे, रही थी इसके अंदर आते हैं, रहा था, रहे थे, रही थी, ओके। अब इसे बनाते देखो, इसके प्रोडक्ट क्या क्या है? इज एम आर किसके अंदर थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या आ जाएगा? वॉज और वर। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे भूलना नहीं है, ठीक है।
अब मैं इसका बनाऊंगी भाई, वे दिल्ली जा रहे थे, ठीक है, वे दिल्ली जा रहे थे। इसकी कैसे बनेगी, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, ठीक है। देखो दोस्तों दो है ना, तो अब इसमें आपको फोकस करना है। देखो भाई, आई, ही, शी, इट सिंगुलर, देखो सिंगुलर पर्सन है ना तो वॉज का यूज करेंगे, और अगर बहुवचन पर्सन है, अगर एक वचन पर्सन है तो वॉज का यूज करना है, अगर बहुवचन पर्सन है तो वर का यूज करना है। दोस्तों आई क्या है हमारा, अगर हम सेंस की बात करें, अपनी डेली लाइफ की बात करें, तो इसमें आई असलियत में सिंगुलर पर्सन है, उसे मानते क्या है, इंग्लिश ग्रामर मानते कि बहुवचन पर्सन है। तो ऐसी बात वॉज ने कह दी, वॉज ने कहा कि हम नहीं मानेंगे इंग्लिश ग्रामर की, अगर आई सिंगुलर के लिए यूज होता है, एक वचन के लिए यूज होता है, तो उसे एक वचन में ही रखो। तो ऐसे वॉज ने कहा कि मेरे साथ तो आई ही यूज होगा, तो आई, ही, शी, इट, वॉज, और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, और वी, यू, दे, भर, ये सब चीजें वर्ब के साथ इसका यूज होगा, ठीक है। तो दे वर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। अब किसी ने हमारे सामने सेंटेंस लिख दिया, समझ जाएंगे, हाँ वर यानी कि वॉज वर प्लस में गोइंग आ गया, ठीक है। वॉज वर प्लस में, वॉज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, किसका फॉर्मेट है, पास्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। तो इन्हीं हेल्पिंग और मेड से देखकर हम पहचान पाते हैं कि टेंस हमारा कौन सा है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। सभी 12 टेंसेस के अंदर सबसे आसान दोस्तों हमारा यही है, क्योंकि इसके अंदर एक तो है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, और बिल्कुल ईजी है, मतलब बिल्कुल ये मानो मक्खन जैसा है, ये बिल्कुल आसानी है, ठीक है। मेरे को तो यही लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताना सारे को पढ़ने के बाद कि आपको कौन सा लगा आसान, ठीक है। दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, भूलना मत, हमने इसी वीडियो के अंदर पंक्चुएशन भी सीखे थे, ठीक है। मैं जान थोड़ी बड़ी हो गई होगी, क्योंकि बड़ी देर से हो ना, अगर मैंने वो 2 घंटे में सिखाया ना, तो कोशिश करूंगी कि इन्हें मैं 1.5 घंटे में सिखा पाऊं, ठीक है। आधे घंटे में हमारे हो गए पंक्चुएशन, ओके। अब देखो दोस्तों, इसकी अगर भाई सेंस की बात करें तो सब जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जब कोई काम हो चुका होता है, बिल्कुल ही पास्ट का पास्ट होता है, यानी कि बिल्कुल काम जब पास्ट में हो चुका हो, वहीं पे निपट चुका हो, उसका कोई प्रभाव वर्तमान में ना पड़ रहा हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट के लिए चुका तो आता ही है हमेशा, ठीक है। ऐसे मैंने कहा वह काम कर चुका था, तो बात पूरी, यानी कि उसका प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा। आप खुद फील करके देखो, मैंने कहा कि वह झाड़ू लगा चुकी है, तो चुकी है एक ऐसा सेंस दे रहा है कि उसका असर वर्तमान में पड़ रहा है, ये चुकी है फीलिंग ऐसी दे रहा है, लेकिन चुकी थी लगाते ही फीलिंग ऐसी आ रही है कि काम बात पास्ट की थी, पास्ट में पूरी हो गई, सब पूरा हो गया, बहुत पास्ट हो गया, बस हम उसे किसी को बता रहे हैं, ठीक है। ये होता है इसके अंदर, पास्ट की बात है तो चुका के साथ था लगा देंगे, चुका था, चुके थे, साथ साथ मैं सेंस भी बता रही हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, किस सेंस में यूज करेंगे, ठीक है। कि हिंदी के वाक्यों से नहीं आएगा समझ में। अब चुका था, चुके थे, चुकी थी के साथ साथ यहाँ पे आ सकता है लिया था, दिया था, लिए थे, दिए थे, ये भी आ सकता है, ठीक है। क्या आ सकता है, लिया था, दिया था, लिए थे, दिए थे भी आ सकता है, आदि। और ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी आ सकता है, लिया है, दिया है, लिए हैं, दिए हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, लिए थे, दिए थे, ठीक है, ओके। अब प्रोडक्ट की बात करें तो हेड आएगा, हेल्प और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल में लिखती हूँ कि हम खाना खा चुके थे, हम खाना खा चुके थे, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, वी हैड ईटन फूड, बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब 2 तरीके की होती है, हेल्पिंग और मेन वर्ब, पहले आएगी हेल्पिंग और फिर मेन वर्ब। तो हेल्पिंग क्या है हमारी, हेड के साथ फिर ईटन द फूड, बिल्कुल आसान है, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों हमारे, इसके बाद 4 ही बचते हैं फ्यूचर के। अब इसे समझ लो एक बार, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वही बात है। अब दोस्तों मैंने क्या कहा था कि हम 2021 से मैं तुम्हें 2021 से पंक्चुएशन पढ़ा रही हूँ, अब मैं क्या कर दूंगी, मैं तुम्हें 2021 से पंक्चुएशन पढ़ा रही थी, ठीक है। तो पास्ट में काम कभी चल भी रहा था और कभी थोड़ा हुआ भी था, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, समझो मेरी बात। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जब काम आधा हो चुका हो और आधा चल रहा हो वर्तमान में, ठीक है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है पास्ट में बीते हुए समय में काम चल भी रहा था, काम हो भी चुका था और चल भी रहा था, काम हो भी चुका था और चल भी रहा था, ठीक है। तो ऐसा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, चल भी रहा था है ना, तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इसके लिए यूज करेंगे से बीच में पाएगा, ठीक है। से बीच में, रहा था एंड में, से रहा था, से रहे थे एंड से रही थी, ठीक है। अब देखो भाई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सिंस और फॉर का यूज तो होगा, क्योंकि सिंस और फॉर का यूज टाइम बताने के लिए करते हैं, कब से, तो 2005 से, और से की इंग्लिश होती है सिंस,
और फोर, सिंस और फोर से की इंग्लिश होती है 2021 से, मॉर्निंग से, आफ्टरनून से, तो से के लिए हम सिंस और फोर का यूज करते हैं। और जहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों एक साथ हो वहां पे टाइम बताएंगे, और टाइम बताने के लिए हम सिंस और फोर का तो यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेड आएगा, हेड के साथ बीन, यानी कि दीदी दो हेल्प वर्ब हो गई, हेड भी होगी बीन भी हो गई। यहाँ पे दो हेल्प वर्ब वैसे नहीं है, ये वॉज वर्ब थोड़ी ना है। वॉज वर्ब में तो ये होता है कि वॉज का यूज इस पर्सन के साथ, वर्ब का यूज इस पर्सन के साथ। ये हमारी हैड बीन पूरी इकट्ठी, यानी कि इनका सभी पर्सन के साथ है। हैज बीन पूरी इकट्ठी सिंगल पर्सन के साथ, हैव बीन पूरी इकट्ठी प्लूरल पर्सन के साथ। ठीक है, ऐसे होता है। अब हैड बीन प्लस में आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में सिंस और फोर। सिंस का यूज डेफिनेट टाइम के लिए, फोर का यूज इंडेफिनेट टाइम के लिए। एग्जांपल लिखना भूल गई थी, कोई नहीं खुद लिखती हूँ मैं। इंट्रोगेटिव लिखते फिर आपके थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं। मैंने कहा कि क्या आप टीवी क्या आप टीवी 2005 से 2 घंटे से, ठीक है 2005 से तो बहुत अजीब नहीं लगता है ये उदाहरण, 2 घंटे से देख रहे थे। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाते हैं, बिल्कुल इसलिए बनाएंगे। ठीक है, यहीं पे उनको बिल्कुल इसलिए बनाएंगे। देखो अब देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट है और फिर क्या है वर्ब है, फिर क्या है ऑब्जेक्ट है। वर्ब हमारी कौन सी है, दो हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब हो गई। अगर हेल्पिंग दोस्तों हमारी दो है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब दो है और नेगेटिव सेंटेंस के बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, यानी कि दो हेल्पिंग वर्ब होंगी यहाँ पे, एक हेल्पिंग यहाँ पे, एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, और बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ओके, ऐसे बनाएंगे। अब दो क्या क्या है, हेल्पिंग वर्ब हेड और बीन, तो पहले आ जाएगा हेड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप यानी कि यू। ठीक है, हेड यू, फिर आएगी बीन। ठीक है, ऐसे बनाना है, हेड यू बीन, उसके बाद फिर हमारी मेन वर्ब की फॉर्म। ठीक है, हेड यू बीन देखना, यानी कि वॉचिंग, हैड यू बीन वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एक्यूरेट टाइम नहीं है। ठीक है, तो 2 आवर्स। ठीक है, तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो सब मानो यहाँ पे आ जाता, क्या आप टीवी 2 घंटे से नहीं देख रहे थे, हमारे पे नहीं आ जाता तो क्या करता है, अब हमें नहीं का लगाना है, नहीं हमें लगाना है इसके बीच में हैड यू नोट बीन। ठीक है, नहीं का लगाना है इसके बीच में, दो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में नोट लगा दो सब्जेक्ट के बाद, हैड यू नोट बीन। ओके, अब हमारे लास्ट बचते हैं 4 फ्यूचर इंडेफिनिट के, जो बिल्कुल इमेजिनेशन वाले हैं, यानी कि हम कई बार वाक्य ऐसे बनाते हैं जिसमें हम कल्पना कर रहे होते हैं, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे उसे और सीखते हैं। दोस्तों आगे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी तक आपको दोस्तों मतलब इतना तो दिमाग में आपकी आई चुकी होगी कि दीदी अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दो वर्ब, ये दो टेंस हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर हमारी दो हेल्पिंग वर्ब आई है, यानी कि दो तो हमारी औरों में भी आई है। तो समझो मेरी बात को, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वॉज वर्ब अलग अलग थे, यानी कि ऐसी थी कि वॉज के साथ अलग पर्सन, वर्ब के साथ अलग पर्सन। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, यहाँ पे हैज बीन पूरा अलग पर्सन के साथ फेंका जाएगा, हैड बीन अलग पर्सन, हैव बीन अलग पर्सन। ठीक है, ऐसे हैं। तो कुछ ये सोच रहे होंगे कि हाँ बस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बचा है, इसमें भी ऐसा ही होगा कि दो हेल्प वर्ब होगी, उसके बीच में हम नोट या फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। लेकिन नहीं, मतलब इसमें होगा तो ऐसे ही, लेकिन इसमें केवल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होगा, इसके अंदर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों टेंसेस के अंदर ऐसा ही होगा, दो हेल्प वर्ब होंगी, और वो आपको देखना अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो दोनों के बीच में नोट लगा देना, और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगा देना। ठीक है, वो आपको सोचना है। ओके, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है, जो सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर सिंपल टेंस है, यानी कि बस बिल्कुल सिंपल सी बात हो, उससे केवल ये पता चल रहा हो कि हाँ बात हमारी भविष्य की है, सिर्फ दिल्ली जाएंगे, बात हमारी केवल भविष्य की, क्यों कि जाएंगे, जो जाने कार्य वो होगा, भविष्य में होगा। ठीक है, तो जब भी गा हो, गे हो, गी हो, हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब इसके जो प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट जो है ना वो बिल्कुल अलग है। और अब ये बात पता है, अपने दिमाग में सेट कर लो, कौन सी, कि विल शैल, ये दो हमेशा फ्यूचर के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, विल शैल का मतलब मान लो वो फ्यूचर है। ठीक है, विल शैल यानी कि फ्यूचर, जैसे कि नेहा कक्कर याद आती है, सिंगर याद आता है, यानी कि नेहा कक्कर मतलब सिंगर, श्रेया घोषाल मतलब सिंगर। ठीक है, ऐसे याद आते हैं। ठीक है, अलग सर यानी कि सर, टीचर। ठीक है, खान सर यानी कि टीचर, उन्हें देखते यानी कि वो टीचर है। ठीक है, ऐसे याद आता है। तो ऐसे ही समझ लो कि विल शैल मतलब फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी कि विल शैल वर्ब का यूज हमेशा फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, ओके, देखो भाई विल का यूज करेंगे, और नेक्स्ट पेन लेती हूँ मैं, ब्लैक पेन, विल का यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे हम, इसके अंदर विल का यूज करेंगे,
शैल का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ओके। अब विल शैल पर्सन कौन से होंगे, इसके अंदर पर्सन भी अलग है, ये फ्यूचर का सब कुछ अलग है। फ्यूचर में हम विल शैल का यूज करेंगे और हमेशा आई और वी के साथ, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, यानी कि जितने ही पर्सन है ना सभी पर्सन के साथ हम विल का यूज करेंगे, केवल आई और वी को छोड़कर आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर की बात, जैसे मैं आपसे कहा नहीं कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर क्या आई को हमेशा बहुवचन माना जाता है। इंग्लिश ग्रामर ने कहा है भाई भले ही आई अकेले के लिए यूज होता हो लेकिन हम इसे बहुवचन मानेंगे। तो ऐसा ही किसके अंदर, विल शैल के अंदर है। विल शैल भी ऐसे ही कहते हैं कि विल के साथ हम सभी पर्सन का यूज करेंगे, केवल आई और वी को छोड़कर आई और वी का यूज हम शैल के साथ करेंगे। लेकिन जब बात आती है दोस्तों अपनी स्पोकन इंग्लिश की, अपनी बोलने वाली इंग्लिश से हम अपनी डेली इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें हम शैल को याद नहीं करते, उसमें हर पर्सन के साथ विल का यूज होता है। समझे मेरी बात। अगर बात हो रही है इंग्लिश ग्रामर की और जब हम हिंदी की इंग्लिश बना रहे हैं, कोई एग्जाम में बैठे हैं, सर स्कूल में टीचर सोल्व करवा रहे हैं हमारे, ठीक है, उससे बात है, तो आई और वी को छोड़कर सभी के साथ विल का यूज होगा और आई और वी के साथ शैल का यूज होगा। लेकिन जब बात आती है अपनी स्पोकन इंग्लिश की, डेली इंग्लिश की, अपनी सिंपल इंग्लिश की, तो उसमें हम शैल को याद ही नहीं करते, उसमें तो सभी पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। अब इसे बनाएंगे दोस्तों, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये आ गया यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब देखो क्या बनाएंगे हम, यानी कि वी हम इसका यूज करेंगे शैल का, ठीक है, वी शैल। अगर मान लो स्पोकन की बात होती, मतलब ये टेस्ट ना दे रहे थे, अब ये मानो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा एग्जाम में आ गया है, स्कूल में आ गया है, टेस्ट ले जा रहा है, तो मैं वी के साथ शैल लगाऊंगी। लेकिन मैं स्पोकन में बोल रही हूँ, हम तुम्हारी बात करके, मतलब स्पोकन में बोल रही हूँ, कहीं टेस्ट नहीं दे रही हूँ, स्पोकन अपने दोस्तों से बहन भाई से बोल रही हूँ, तो वहाँ पे वी के साथ विल ही बोलूंगी, ठीक है। वहां पे विल के साथ विल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, वी शैल, हेल्प यानी कि आपकी फर्स्ट फॉर्म और यू यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, तुम्हारी करेंगे, ओके। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब दोस्तों समझो मेरी बात को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को छोड़कर तीनों टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों टेंसेस के दोस्तों तीनों टेंसेस के अंदर दोस्तों हम कल्पना करते हैं, यानी कि वाक्य हमारा ऐसा होता है जैसे हम कल्पना कर रहे हो। समझे मेरी बात। हमारे 4 टेंसेस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोस्तों ऐसा है जो हमें बताता है, जिसका हिंदी का वाक्य अगर हम पढ़े तो हमें बात पता चलती है कि बात भविष्य की है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट को छोड़कर जो भी तीनों बचे ना, उन तीनों के अंदर दोस्तों जो भी हिंदी के वाक्य होते हैं ना, वो सच नहीं होते, वो हमारी कल्पनाएं होती हैं। ऐसे वो खा रहे होंगे, वो ऐसा कर चुके होंगे, वो वहां से जा रहे होंगे, तो ऐसे हम कल्पना करते हैं और वही कल्पना इन तीनों के अंदर आती है, ठीक है। देखो भाई, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि भाई मैंने कहा कि आपको पता है विदिली जा रहे होंगे, कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी, लगातार काम चल रहा होगा, तो कहूंगी विदिली जा रहे होंगे, तो बात तो पूरी हो गई, रहे होंगे आ गया, यानी कि भाई कंटिन्यूस है, होंगे ये आ गया यानी कि फ्यूचर है। बस अंतर इतना कि बात सच नहीं है। बोल के देखो ना, विदिली जा रहे हो, क्या पता ना जा रहे हो, क्या पता घर पे बैठे हो, तो तुम कल्पना कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये कल्पना वाला है, तीनों कल्पना वाले जो हम इसके बाद और सीखेंगे, सारे कल्पना है, नहीं कि हम बस इमेजिन करते हैं ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, ऐसे कल्पना करते हैं ना, तो ये तुम्हारा हिंदी का वाक्य है ना, उसकी तुम इंग्लिश बनानी है। तो ऐसे इमेजिनेशन वाले हिंदी के वाक्य की इंग्लिश बनाने के लिए ये 3 दे रखे हैं भगवान ने उतार के, ठीक है। अब एंड की बात करें तो रहा होगा, रहे होंगे। केवल मैंने आपको हिंदी के वाक्य की वो नहीं बताया कि हिंदी वाक्य के अंत में ये आ गया, नहीं, सेंस में बताया आपको, इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है, यही बताया है, और हिंदी के वाक्य के अंत में बताया, ठीक है। दोनों से याद रखना है, ओके। रही होंगी, ठीक है, आ गया। अब इसके उसकी बात करें हेल्प की, तो होती है विल शैल, होता ही है कि फ्यूचर है, तो विल शैल प्लस में बी का यूज होता है यहाँ पे, ध्यान रखना, बस ध्यान रखना ये बात कि यहाँ पे बी का यूज होगा, ओके। और फिर कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आएगा ही, यानी कि ये बात तो मेन है, कंटिन्यूस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। वे दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, यहाँ पे लिख लो नहीं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो बनाएंगे ना इसे। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे, वे दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, वे की इंग्लिश क्या हो गई, देखिए किसका यूज करेंगे, विल फिर बी आएगा। अब 2 हेल्प हो गई, विल भी हो गई, बी भी हो गई। नोट का सेंटेंस है तो बीच में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, ठीक है। तो 2 हेल्पिंग और वही बात आ गई, और इंट्रोगेटिव बीच में सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग बीच में नोट आ जाएगा, ठीक है। तो दे विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, मैं यार वे दिल्ली नहीं जा रही हूँ, मैं बस कल्पना कर रही हूँ, ठीक है। वही कल्पना को मुझे इंग्लिश में बोलना है, तो कहूँगी दे विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, ओके। दोस्तों हम कुछ ऐसे हिंदी के वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे जो हिंदी के वाक्य इस दुनिया में प्रेजेंट ही नहीं है, केवल हम सोच रहे हैं, और हम ये भी सोच रहे हैं काश हम जो हम सोच रहे हैं ना वो इंग्लिश में बोल पाते। समझ रहे मेरी बात। हम ये सोच रहे हैं कि जो भी मैं सोच रही हूँ ना काश मैं इंग्लिश में बोल पाती, यानी कि जो भी मैंने कोई भी बात सोच ली कि हाँ वो ऐसा कर रहे होंगे,
और अब मैं ये सोच रही हूँ काश जो मैंने सोचा है ना वो मैं इंग्लिश में बोल पाती, ठीक है। तो मैं ऐसे हिंदी की वाक्य इंग्लिश बोलना सीखेंगे जो हमारी कल्पना वाले होते हैं, यानी कि केवल हम उसमें कल्पना करते हैं, ठीक है। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखो परफेक्ट आ गया, यानी कि चुका तो आएगा, यानी कि भाई देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब काम पूरा हो जाता है। इसका सेंस समझो, मैं आपको साथ साथ सेंस भी बताऊंगी कि किस सिचुएशन में यूज करना है, कंडीशन क्या होगी, और हिंदी के वाक्य का अंत भी बताऊंगी कि अंत में क्या क्या होना चाहिए। देखो सोचा था कि छोटी वीडियो बने, लेकिन क्या करूँ यार, मैं वीडियो बनाऊं और बड़ी ना बनने से तो कभी हो ही नहीं सकता। अब देखो भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, मैंने क्या कहा था आपको, परफेक्ट का मतलब होता है जब काम पूरा हो जाता है, यही होता है परफेक्ट का मतलब, सब जानते हैं, ठीक है। अब इसे फ्यूचर परफेक्ट है, यानी कि भाई ऐसा कोई काम जो हमने भविष्य में पूरा कर दिया हो। अब कोई काम भविष्य में तो पूरा हो ही नहीं सकता, और भविष्य का मतलब होता है जो अब होगा, काम शुरू ही नहीं हुआ तो पूरा कैसे हो जाएगा, समझे मेरी बात। परफेक्ट का मतलब होता है जब काम पूरा हो जाता है, हम परफेक्ट कहते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि जब कोई काम भविष्य में पूरा हो जाए। भाई भविष्य कह रहे हैं मुझे, यानी कि शुरू ही नहीं हुआ। भविष्य का मतलब क्या होता है, काम होगा, शुरू ही नहीं हुआ और हम इसे पूरा कर रहे हैं, यानी कि काम ये सच का तो नहीं है, सच का नहीं है तो कौन कह रहा है सच का काम है, कल्पना कर रहे हैं। क्या कल्पना करी, पहले तो करी थी कि वे दिल्ली जा रहे होंगे, और अब कल्पना कर रही हूँ कि वे दिल्ली जा चुके होंगे, यानी कि मेरी कल्पना ऐसी है कि मैंने अपनी कल्पना में काम को पूरा कर दिया, यानी कि वो दिल्ली जाने के लिए पूरा हो चुका है, ठीक है। तो हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मेरी कल्पना ऐसी है कि मैंने अपने काम को चला रखा है, वे दिल्ली जा रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, ठीक है। चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी, ओके, ये समझ गया आप, मतलब इतना ही बहुत है, चुका चुके चुकी होगा हो गई, ये हजार, ठीक है। अब देखो इसके प्रोडक्ट की बात करें तो विल हैव, शैल हैव आएगा इसके साथ, ठीक है। विल हैव, शैल हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना याद रखो, जहां भी कंटिन्यूस हो ना, जिस टेंस के अंदर लिखा हो कंटिन्यूस, तो वहां पे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, और जिस टेंस के अंदर लिखा हुआ है परफेक्ट, साथ में कंटिन्यूस नहीं परफेक्ट लिखा हुआ है, वहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। बस ये दो चीज याद कर लो, बस इतना ही बहुत है। अब आगे देखो, अब कोई मैं एग्जांपल बोलती हूँ, जैसे कि क्या, थोड़ा सा मुश्किल ले लेते हैं, ठीक है। क्या हम खाना नहीं खा चुके होंगे, ठीक है, क्या हम नहीं खाना चुके होंगे। अब ऐसा आ गया, अब एक बात ध्यान से सुननी है, क्या कहा था, दो हेल्पिंग वर्ब है, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हेल्प, दो हेल्पिंग वर्ब तो बीच में सब्जेक्ट लगा देना है, और ऐसे दो हेल्पिंग वर्ब है तो बीच में क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, ठीक है। मान लो दोस्तों इस सेंटेंस के अंदर नोट भी आ जाए, ये कौन सेंटेंस है हमारा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव ही तो होता है ना, इंट्रोगेटिव में तो होता है पहले वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आती है, ये इंट्रोगेटिव होता है, सब जानते हैं इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब लगती है फिर सब्जेक्ट लगता है, और ऐसा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ नहीं रहे, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट है फिर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे ही बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, यानी कि इंट्रोगेटिव है। तो मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, और उसमें हमने नोट का यूज कर दिया, तो वो नोट किस जगह पे यूज होगा, वो नोट होगा दोस्तों हमारा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हैज है, हैज सब्जेक्ट हो गया हमारा राधा, हैज राधा, फिर लगाएंगे नोट, फिर हमने हेल्प लगा दी बीन, ठीक है। तो ऐसे आ जाए तो हैज दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, नीचे सब्जेक्ट हो गया, और अगर नोट भी आना पड़ जाए तो उस नोट को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अब क्या हम खाना नहीं खा चुके हैं, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। हम आ गया यानी कि वी किसका यूज करते हैं, विल का, तो यानी कि विल हैव लगेगा, ठीक है। अब विल हैव यानी कि दो है, तो विल दोनों एक साथ में लिखना, दोनों के टुकड़े कर दो, ठीक है। अब सोचा बीच में नोट आएगा सब्जेक्ट आएगा, देखो नोट तो नहीं आएगा, यानी कि नोट भी आएगा लेकिन बाद में आएगा, नोट भी आएगा, देखो नहीं भी है यानी कि नोट भी आएगा, क्या कहा भी है यानी कि सब्जेक्ट भी आएगा, यानी कि सब्जेक्ट भी आएगा और नोट भी आएगा। मेरी बात को अब समझ लेना, देखो यहाँ पे मेरी दो हेल्पिंग, दो मैंने लगा दी, विल लगा दी, हेल्प लगा दी, मैं जानती थी अगर दो हेल्पिंग आ जाए दोनों एक साथ नहीं होंगी, दोनों के टुकड़े कर दो। अगर ये सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव होता नहीं केवल क्या का होता तो बीच में सब्जेक्ट लगा के बात बन जाती, ओके। अगर दीदी नोट का होता क्या का नहीं होता तो नोट लगा के बात बन जाती, लेकिन ये क्या यानी कि सब्जेक्ट का भी है और नोट का भी है, तो सब्जेक्ट भी लगा दो नोट भी लगा दो। सब्जेक्ट क्या है, हम यानी कि विल वी, नोट भी है तो नोट भी लगा दो, नोट दोनों को एक साथ लगा दो। समझ गए मेरी बात। अगर क्या नहीं होता, अगर इंट्रोगेटिव नहीं होता केवल नोट होता तो बीच में नोट लगा देते, अगर नोट नहीं होता इंट्रोगेटिव होता तो बीच में सब्जेक्ट लगा देते, यानी कि विल आके छोड़ देते। लेकिन अगर दोनों चीजें आ जाए ना तो पहले सब्जेक्ट लगा दो फिर नोट लगा दो, ठीक है। तो विल वी नोट हैव, आगे क्या हम खाना नहीं खा चुके होंगे, विल वी नॉट हैव ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, ईटन
द फूड। ये है हमारे अनरियल सेंटेंस जो हम केवल कल्पना कर रहे हैं। अब दोस्तों बिल्कुल आखिरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों खुश हो जाओ, थोड़ी स्माइल ले आओ मुंह पे, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई जब आपने देखा भी होगा कि साइंस की बड़ी बड़ी वीडियोज होती हैं, जब बिल्कुल एंड का समय आता है 30 मिनट की या 20 मिनट की है, तो कितना मजा आता है कि कहते हैं ना कि हाँ बिल्कुल थोड़ी सी वीडियो रहेगी, वो सुकून सबसे अच्छा होता है। ऐसा कभी इंग्लिश में तो मुझे पता है नहीं आ पाता, लेकिन साइंस में ही आ पाता है, क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोज होती है। ठीक है, ये रानी मैम की वीडियो नहीं है जो 11-11 घंटे की है। ठीक है, अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ये भी वही है, कल्पना। हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। से रहे होंगे, से रहे होंगे, से रही होगी, से रही होगी। ठीक है, ऐसे वाले होते हैं। मान लो दोस्तों मेरी मौसी है, मेरी मौसी रहती है दिल्ली में। ठीक है, ओके, दिल्ली में रहती है। अब मैं उनसे 5 दिन से नहीं मिली, फिर 1 महीने 1 साल से नहीं मिली, और मैं अपने घर पे बैठ के बस कल्पना कर रही हूँ, हाँ वो कल से गोवा जा रही होंगी मेरी मौसी। मैं सोच रही हूँ कल से गोवा जा रही होंगी, तो कल से यानी कि आधा जाने का कार्य हो भी गया। ठीक है, और अब रही भी होंगे, यानी गोवा में होंगी, वहाँ पे जा भी रही होंगी, दोनों चीज़ हो गई, और दोनों चीज़ें हमने कल्पना करी हैं। ठीक है, तो से रही होंगी, जा रही होंगी होगी ना, कल से जा रही होंगी तो से रही होंगी, ये आ गया। ठीक है, तो हिंदी के वाक्य अंत में ये हो तो हम लगा देंगे से, बीच में पाएगा या एंड में पाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जब रहा वाली बात हो ना तो पूरा हिंदी का वाक्य देखना है, पूरा हिंदी का वाक्य, कहीं पे बीच में से तो नहीं है, कहीं एंड में देख लो रहा है, एंड में आपने देख लिया दीदी ये रहा है, तो आप फ्यूचर मान लो भाई एक सेंटेंस है हमारा। ठीक है, उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपने लास्ट में देखा रहा है, वो दिख गया, तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट लगा दिया, बीच में सेप आ गया तो बात बिल्कुल वो हो जाएगी, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना पड़ेगा। तो ऐसे पूरा सेंटेंस देखना। ठीक है, अब इसके उसकी बात करें, बस ये ऐसा हमारी हेल्प है जिसके अंदर 3 आती हैं, 3 एक साथ। अभी तो 2 बात करते, विल हैव 2 थी ना, अब 3 आ गई। कौन कौन सी, देखो विल हैव बीन, ये सारी एक साथ एक खट्टी पूरी एक है, सारे पर्सन के एक हैं। ठीक है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, और फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस है। और फिर क्या आएगा, सिंसर फॉर। सिंसर फॉर का तो हमेशा यूज होता ही है। ठीक है, सिंसर फॉर का तो यूज होता ही है। अब एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, जैसे कि भाई क्या हम घर पर 2 घंटे से नहीं, चलो मैं और कुछ लिखती हूँ। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट मैं और कुछ लिखती हूँ। मैं बनाऊंगी हिंदी के वाक्य, थोड़े अटपटे हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल अजीब से हो सकते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे। देखो टीम 1 घंटे से प्रैक्टिस नहीं कर रही होगी, अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, अब बिल्कुल आपको फोकस करना है। ठीक है, देखो द टीम, क्या करना है हमें, द टीम। अब हम जानते हैं दोस्तों हमारी द टीम हो गया, यानी कि विल का यूज होगा। ओके, तो विल हैव बीन। ठीक है, अब हमने ये लगा दिया। ओके, अगर सिंपल सेंटेंस की बात है तो विल हैव बीन ऐसा कैसा लिख दो, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो दीदी आपने कहा था अगर 2 थी और नेगेटिव सेंटेंस है तो बीच में नोट लगाते। अब यहाँ पे नोट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नोट लगेगा, यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो 3 हेल्पिंग वर्ब है, कितनी है 3 हेल्पिंग वर्ब है, और बीच में नोट लगाना हो तो नोट लगाना है 2 के बाद। ठीक है, और अगर 3 हेल्पिंग और बीच में सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट लगाना नोट के 2 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा। जब तक 2 की बात थी तो बीच में नोट लगा रहे थे, बीच में सब्जेक्ट लगा रहे थे, लेकिन अगर 3 आते ही तो 2 के बाद नोट लगाना है, 2 के बाद सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो द टीम विल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग, क्या प्रैक्टिस नहीं कर रही होगी, प्रैक्टिसिंग कब से, 1 घंटे से, कौन से घंटे नहीं पता, तो फॉर 1 आवर। ठीक है, तो सब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके टेंसेस खत्म हो चुके हैं। सब जानती हूँ मैंने एग्जाम्पल बहुत कम करवाए हैं, हर टेंस का एक एग्जाम्पल करवाया है, तो आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। और जो भी वाक्य ऐसा है कि दीदी नहीं आया समझ में, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तो बेझिझक कमेंट कर देना, उस पर आपको वहीं पर जवाब मिल जाएगा। ठीक है मेरे यार, ताली बजा दो, हमारे सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं, हमने पंक्चुएशन भी पढ़ लिए और टेंसेस भी पढ़ लिए। आई थिंक ये आधे घंटे की बनी, क्योंकि 2 घंटे सॉरी 1.5 घंटे की। ठीक है, हाँ 1 घंटे की, 1 घंटे मैंने शायद आपको टेंसेस समझाए हो और आधे घंटे पंक्चुएशन, यानी कि लगभग 1.5 घंटे की वीडियो तो बन गई होगी। एंड आशा करते हैं आपको तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, यानी कि ये नहीं कि अब चले जाना है आगे अपना और टॉपिक, नहीं, इस टॉपिक को पहले फिर से सभी प्रोडक्ट को समझना है ठीक से। ठीक है, फिर से एक बार याद कर लेना, और मेन है प्रैक्टिस। ये बिल्कुल मैथ की तरह होता है, बिना प्रैक्टिस बातें नहीं बनती। फॉर्मूले तो आपने पढ़ लिए, प्रोडक्ट यानी कि फॉर्मूले यानी कि फॉर्मेट तो मैंने बता दिया, अब उसे लगाना भी है वाक्य में। तो देखो मैं सेंटेंस कहाँ से दूंगी, मतलब मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन आप खुद आपकी गाइड्स के अंदर टेंसेस तो बहुत जगह मिल जाते हैं। आप गूगल में से हिंदी के वाक्य सर्च कर लेना, उनकी इंग्लिश बनाना। ठीक है, ऐसा आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आशा करते हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि वो भी सीख सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो आगे की वीडियोस इंग्लिश ग्रामर की उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है,
उसको दबाने के लिए मतलब नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए बेल आइकन और दबाना पड़ता है, तो उसे और दबा देना, ठीक है। ओके, और जिसने वीडियो एंड तक देखी, यानी कि जो मेरी बातों को सुन रहा है, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अगर खुश रहो, स्वस्थ रहो, बाय।